जब एपोकैलिप्स शुरू हुआ तो लोग ज़ॉम्बी बनने लगे और हर तरफ अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स निकल आए। लेकिन इस पूरे केओस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे एक मिस्टीरियस टोकन मिला था। एक ऐसा टोकन जो मुझे एक ऐसे प्रिजन का एक्सेस देता था जो पावरफुल मॉन्स्टर्स से भरा हुआ था, और वो सब मुझे सर्व करने के लिए मजबूर थे। इतना ही नहीं, उस प्रिजन के अंदर मैं ऐसे रिसोर्सेज जमा कर सकता था जो कभी खराब नहीं होते, जिंदा जानवरों को रख सकता था, और यहाँ तक कि बाहर के एपोकैलिप्स की टेंशन लिए बिना खेती भी कर सकता था। लेकिन ये सब बहुत जल्द खत्म हो गया जब मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया और वो टोकन मुझसे छीन लिया जिन पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया। उन्हीं ने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। वो मुझ पर हंस रहे थे, मुझे किसी कचरे की तरह लाते मार रहे थे। फिर उन्होंने मुझ पर गैसोलीन डाला और मुझे आग लगा दी। उन कमीनों को लगा कि वो आराम से बच निकलेंगे, लेकिन मैं आग की लपटों में जलते हुए यूनिवर्स से एक दूसरे मौके की भीख मांग रहा था। और यकीन मानो, मुझे वो मौका मिल भी गया। मैं टाइम में वापस आ गया था, ठीक एपोकैलिप्स शुरू होने से पहले। ये देखकर कि दुनिया अभी भी शांत है और आने वाले खतरे से अनजान है, मैंने ठान लिया कि मैं अपनी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मेरा सबसे पहला काम उस टॉक्सिक और अटेंशन सीकिंग गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना था जिसने मुझे धोखा दिया था। अब आजाद होकर मैं एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। उस तरफ रोलेन के घर पर वो गुस्से में अपना फोन फेंक रही थी, क्योंकि मैंने उसका फोन काट कर उसे ब्लॉक कर दिया। उसके बेड पर लेटा हुआ शीजुन कह रहा था कि शायद मुझे उनके सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है। लेकिन रोलैंड को पूरा यकीन था कि मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ। वो मान रही थी कि मैं बस पागलों की तरह बिहेव कर रहा हूँ और आखिरकार गिड़गिड़ाता हुआ उसी के पास वापस आऊंगा। उसका प्लान था कि जब मैं वापस जाऊंगा तो वो मुझसे वो टोकन मांग लेगी। सीन शिफ्ट हुआ मेरी बहन पर। मेरी आंखों में एक अजीब सा बदलाव देखकर उसने पूछा कि आखिर मुझे हुआ क्या है। मैंने बस इतना पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? और उसने कॉन्फिडेंस से सिर हिला दिया। उसने मुझे याद दिलाया कि कैसे हम दोनों हमेशा एक दूसरे पर ही डिपेंड करते आए हैं। उसने मुझे गले लगा लिया और यकीन दिलाया कि उसका भरोसा अनकंडीशनल है। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे तुरंत अपना सामान पैक करके मेरे साथ घर वापस चलने को कहा। वो मुस्कुराते हुए बिना कोई सवाल किए। मैंने ठान लिया था कि मैं यून को जिंदा बचाकर रहूंगा। बाद में वो खानदानी टोकन मेरे हाथ में था, देखने में काफी मामूली। सडनली मेरी आंखों में जल रही आग उस टोकन में समा गई और उसने मुझे अपनी गहराइयों में खींच लिया। मैंने खुद को 6 महान नरकों के सामने खड़ा पाया जो खूंखार मॉन्स्टर्स से घिरे हुए थे और चारों तरफ दहशत का माहौल था। मैंने नोटिस किया कि उस स्ट्रक्चर के चारों ओर बिजली कड़क रही थी जो अंदर कैट डीमंस को काबू में रखे हुए थी। पास में एक परछाई देखकर मैंने पूछा, कौन हो तुम? उसने खुद को सुदाजी बताया और मुझे नर्क प्रिजन का वार्डन कहकर बुलाया। सुदाजी ने एक्सप्लेन किया कि हजारों लाखों साल पहले इमोर्टल एम्परर ने 12 इमोर्टल्स को इकट्ठा करके डीमन सप्रेसिंग टावर बनाया था। यही स्ट्रक्चर, ये 6 महान नर्क हैं, सदियों से अनगिनत खूंखार जानवरों और पापी देवताओं को उनके गुनाहों के लिए यहाँ कैद किया गया। वो बोली कि मेरे हाथ में जो टोकन है वो इन दरवाजों की चाबी है। और तब मुझे समझ आया कि वो मुझे वार्डन क्यों बुला रही थी। उसके कहने पर मैं कैदियों को देखने के लिए प्रिजन के अंदर गया। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, जला देने वाली बिजली हमारी तरफ लपकी। सुदाजी चिल्लाई, लेकिन मेरी आंखों की आग ने हम दोनों को बचा लिया। इम्प्रेस होकर उसने मेरा चेहरा छुआ और बोली कि मेरी आंखें नेदर फायर सीड हैं। इसी पावर ने मुझे अंडरवर्ल्ड में मरने के बाद अपनी जिंदगी रीस्टार्ट करने का मौका दिया। जब मैंने पूछा कि क्या अपने आखिरी पलों में मैंने उसी की आवाज सुनी थी, तो उसने बताया कि ग्रेट हेल की गाइड स्पिरिट होने के नाते बेस लेवेंस हासेंट वो मुझे विलेंस के हाथों मरते हुए नहीं देख सकती थी। मौत के वक्त मेरी आत्मा को वापस टाइम में भेज दिया। अब मुझे एहसास हुआ कि यही मेरे पुनर्जन्म का कारण था। भले ही एपोकैलिप्स सिर पर था, लेकिन मैं अपनी पावर्स पहले ही अवेकन कर चुका था और भविष्य बदलने के लिए पूरी तरह तैयार था। सुदाजी ने बताया कि 6 महान नर्क मेरी सोल पावर के हिसाब से लेयर्स में बटे हुए हैं। फिलहाल मैं सिर्फ सबसे निचले लेवल को ही एक्सेस कर सकता हूँ। अभी जो अकेली सेल चमक रही थी उसमें ब्लैक बेयर डीमन कैद था। मैं उसे तुरंत पहचान गया। ये वही जानवर था जिस पर शीजुन ने मेरी पिछली जिंदगी में सवारी की थी। भालू पहले तो गुस्से से रिएक्ट करता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि मैं वार्डन हूँ, वो तुरंत एक क्यूट और पालतू जानवर की तरह बिहेव करने लगता है। वो मेरी तारीफ करते हुए कहता है कि वो मेरा हजारों सालों से इंतजार कर रहा था। पास ही एक और खतरनाक मॉन्स्टर मेरा मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे एक ऐसे वार्डन में कुछ खास नहीं दिखता जो पूरी तरह से एक टोकन पर निर्भर हो। मैंने उसके ताने को इग्नोर किया और इन दीवारों के पीछे कैद लेजेंडरी मॉन्स्टर्स को देखकर हैरान रह गया। सुदाजी ने मॉन्स्टर वर्ल्ड की हायरार्की समझाई, सोल्जर, जनरल, कमांडर, किंग, सेज और उससे भी आगे। क्योंकि मैं अभी सबसे निचले लेवल पर हूँ, मैं सिर्फ जनरल लेवल के क्रिमिनल्स को ही अनलॉक कर सकता हूँ। ऊपर के फ्लोर्स पर और भी ज्यादा भयानक मॉन्स्टर्स कैद हैं, जिनमें लेडी नुआ भी शामिल है, जो कभी एक गॉड लेवल बीइंग थी।
मुझे इस प्रिजन की ताकत को देखकर झटका लगा। अगर जनरल लेवल के मॉन्स्टर्स इतने पावरफुल हैं तो मैं सोच भी नहीं सकता कि टॉप फ्लोर पर बैठे लोग कितने ताकतवर होंगे। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस की लहर दौड़ गई, ये जानकर कि ये सभी मॉन्स्टर्स मेरी ताकत बनेंगे असली दुनिया में वापस आकर। मैंने आने वाले केओस की तैयारी शुरू कर दी। 3 दिनों में जब देवता उतरेंगे मैं अपना शिकार शुरू करूंगा। मुझे याद आया कि मेरी पिछली जिंदगी में किसी को इसी मार्केट में बाइंडिंग इमोर्टल रोप मिली थी और वो एक पावरफुल एबिलिटी यूजर बन गया था। अगर मेरी याददाश्त सही है तो वो खजाना अभी भी यही कहीं छिपा है, अपने नीरव फायर सीट की वजह से। मुझे एक एंटिक पीस से एनर्जी निकलती हुई दिखाई दी। तभी मेरी नजर एक सूट पहने आदमी पर पड़ी जिसका नाम सोंग तियान था, सोंग फैमिली का हेड और शीजुन का बाप। उसके साथ एक बुजुर्ग हुआंग भी था जो एक एंटिक अप्रेजर था। सोंग तियान ने मुझे दूर से देखा और सोचा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। उसे याद आया कि उसने शीजुन को काम के दोस्त बनाने की सलाह दी थी और शीजुन ने मुझे एक ऐसा बेवकूफ बताया था जिसे मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। सोंग तियान अभी ये सब सोच ही रहा था कि एल्डर हुआंग ने पूछ लिया क्या कुछ गड़बड़ है और सजेस्ट किया कि वो एल्डर की एक्सपर्टीज के हिसाब से एंटिक्स ढूंढना जारी रखें। एल्डर हुआंग ने कहा कि एंटिक्स परखना ही उनका इकलौता स्किल है, लेकिन अफसोस कि यहाँ मौजूद ज्यादातर आइटम्स सिर्फ मामूली क्राफ्ट्स हैं। सोंग को याद आता है कि एक पूजा के बाद उसे अपने पूर्वजों के सपने आने लगे थे जो उसे एंटिक्स खोजने के लिए इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। इसी वजह से उसने एल्डर हुआंग को बुलाया था क्योंकि वो किसी भी हाल में सफल होना चाहता था। तभी एल्डर हुआंग चारों ओर देखते हैं और अचानक चिल्लाते हैं, मिल गया। लेकिन इससे पहले कि वो उस आइटम को उठा पाते हमारे हीरो शियान ने उस पर हाथ रख दिया और दुकानदार से उसका प्राइस पूछा। दुकानदार एक्सप्लेन करता है कि ये मिंग डायनेस्टी का एक खास बर्तन है और उसके 10,000 वेन मांगता है। ये सुनते ही हमारा बंदा एकदम शॉक में चला जाता है और कहता है 10,000, ये तो बहुत ज्यादा है। वो उस एंटिक को ध्यान से देखता है, दुकानदार को उस पर बना एक क्रैक दिखाता है 10 थैंक्स के इस इनके तीज के लिए और बताता है कि कैसे वो एक टूटी हुई रस्सी से बंधा हुआ है। शियान दावा करता है कि ये बस एक नॉर्मल क्राफ्ट है जिसकी कीमत मुश्किल से 100 युआन होगी। दुकानदार ये सुनकर आग बबूला हो जाता है। वो एंटिक वापस छीन लेता है और हमारे हीरो को उसका टाइम वेस्ट करने के लिए वहां से जाने को कहता है। एल्डर हुआंग दुकानदार से पूछता है कि क्या वो एक नजर देख सकता है और वो और सोंग दोनों उस बर्तन को इंस्पेक्ट करने लगते हैं। इसी बीच क्योंकि जो उसे असल में चाहिए था वो उसे मिल चुका था, वो मन ही मन सोचता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वो छोटी सी रस्सी असल में एक जादुई खजाना है, द बाइंडिंग इमोर्टल रोप। हमारा हीरो उस रस्सी को अपनी जेब में डाल लेता है और उसे याद आता है कि कैसे उसकी पिछली जिंदगी में सोंग फैमिली ने उसकी बहन को पकड़ लिया था। उन्होंने सिर्फ उसका टोकन ही नहीं छीना बल्कि उसकी बहन को एक खूनी बलि के तौर पर इस्तेमाल किया था। वो ठान लेता है कि इस बार वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है। हुआंग सोंग तियान को उस बर्तन की हल्की स्पिरिचुअल ऑरा के बारे में बता रहा था। जैसे ही सोंग दुकानदार से सवाल करने वाला होता है हमारा हीरो पीछे से उसे इंटरप्ट करता है। वो पूछता है क्या आप यहाँ एंटिक स्ट्रीट घूमने आए हैं? सोंग मुस्कुराते हुए मुड़ता है। वो शियान को पहचान जाता है। हालांकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि शियान को एंटिक्स में इंटरेस्ट होगा। वो मेंशन करता है कि उसे शीजुन से शियान के खानदानी टोकन के बारे में पता चला था और सजेस्ट करता है कि वो बाद में इस बारे में बात करेंगे। लेकिन तभी शियान जोर से चिल्लाता है, अरे भले ही आप अमीर हैं लेकिन आप इतना छोटा सा बर्तन खरीद रहे हैं। वो जोर जोर से सवाल करता है कि क्या ये आइटम वाकई में इतना कीमती है? जैसे ही भीड़ ये सुनती है वो स्टॉल की तरफ दौड़ पड़ती है। सबको लगता है कि अगर एल्डर हुआंग जैसा एक्सपर्ट यहाँ है तो ये बर्तन जरूर कोई बड़ा खजाना होगा। लोग ऊंची ऊंची बोलियां लगाने लगते हैं। एक 12,000 ऑफर करता है तो दूसरा 20,000 और दुकानदार का लालच बढ़ता ही जाता है। शीजुन का बाप गुस्से में चिल्लाता है कि वो पहले आया था लेकिन अब दुकान बोली लगाने वालों से खचाखच भर चुकी थी। एक बंदा 50,000 ऑफर कर देता है। आखिरकार सोम उसे खरीद लेता है लेकिन ओरिजिनल प्राइस से 17,000 ज्यादा देकर वो शियान से बहुत नाराज था क्योंकि ये पूरी सिचुएशन उसी की वजह से पैदा हुई थी। हमारा हीरो तब उस खानदानी टोकन का जिक्र करता है जिसके बारे में सोम ने बात की थी। सोम मानता है कि उसने शीजुन से इसके बारे में सुना था और उसे देखने की रिक्वेस्ट करता है। हमारा हीरो उसे टोकन दिखाता है और बस एक ही नजर में एल्डर हुआंग समझ जाता है कि ये एक असली खजाना है। वो उसे ठीक से देखने के लिए कहता है लेकिन शियान शरारत से मना कर देता है और कहता है कि वो इसे ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता। सोंग अपने बेटे और हमारे हीरो की दोस्ती का वास्ता देने की कोशिश करता है लेकिन शियान फिर मना कर देता है और कहता है मैं तो शीजुन को जानता तक नहीं। जैसे ही वो जाने लगता है मिस्टर सोम पूछता है कि क्या उसे टोकन दिखाने के बदले में कुछ चाहिए। हमारा हीरो अपना फोन निकालता है और सीधा पैसों की डिमांड करता है 5 मिनट के लिए 1,000 युआन पर मिनट। वो कहता है कि अगर उन्हें ये ऑफर पसंद नहीं है तो वो जा रहा है लेकिन मिस्टर सोंग उसे पैसे देने के लिए मान जाता है। हमारा हीरो टोकन उनके हाथ में दे देता है। मिस्टर सोंग से वसूले गए पैसों से वो भारी मात्रा में पानी और खाना जमा करना शुरू कर देता है। शियान इन सप्लाईज को सेफ्टी के लिए 6 महान नरकों के अंदर स्टोर करने का फैसला करता है। आइट साइड सुधा जी एक्सप्लेन करती है कि प्रिजन एक स्टेसिस फील्ड की तरह काम करता है, मतलब अंदर
अंदर रखी कोई भी चीज वक्त के साथ बिल्कुल भी नहीं बदलती। हमारा हीरो जिंदा जानवरों को भी पकड़ने का सोचता है ताकि बाद में उसे ताजा चिकन खाने को मिल सके। कुछ मिनटों के बाद पहली पेमेंट का टाइम खत्म हो जाता है। शियान उन दोनों के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो कुछ और मिनटों के लिए पेमेंट करना चाहेंगे। इसके बजाय मिस्टर सोम सीधा पूछता है, क्या तुम ये आर्टिफैक्ट बेचने को तैयार हो? हमारा हीरो डिमांड करता है 10 मिलियन युआन और कहता है कि क्योंकि ये टोकन हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, ये कीमत बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। फिर हमारा हीरो ये कहकर वहां से चला जाता है कि उसे और भी काम है। अप्रेजर सजेस्ट करता है कि सोंग को कीमत पर नेगोशिएट करना चाहिए क्योंकि टोकन एक असली एंटीक है, लेकिन सोंग उसे डिसमिस कर देता है और उसकी मदद के लिए झूठी तारीफ करके उसे वापस भेज देता है। अकेला रह जाने के बाद मिस्टर सोंग तुरंत शू जुन को कॉल करता है। वो गुस्से में उसे आदेश देता है कि पूरे क्लैन के लोगों को इकट्ठा करो। फिर साफ शब्दों में बोलता है, शियान और उसकी बहन को तुरंत ढूंढो, टोकन के साथ वापस ले आओ। उसका गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो तय कर लेता है इस बार लड़की को भी मार देना है। उसे अपने पूर्वजों की डिमांड याद आती है, फीमेल ब्लड सैक्रिफाइस। लेकिन असल में यही टकराव तो हमारा एमसी चाहता था। हाँ, बस एक पल के लिए उसे ये अफसोस जरूर होता है कि काश उस आदमी से थोड़ा और पैसा निचोड़ लिया होता। सीन कट होता है। शियून अपने सूटकेस के साथ खड़ी होती है और अपने भाई को बताती है कि वो रेडी है। जैसे ही दोनों निकलने वाले होते हैं, एक औरत दौड़ती हुई आती है और रुकने के लिए चिल्लाती है, ये बिशी है, शियून की होम रूम टीचर। शियून पूछती है कि वो क्यों आई है, तो टीचर बोलती है कि वो जा नहीं सकती क्योंकि कल उसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। शियान शांति से समझाता है कि उसने अपनी बहन के लिए स्कूल से टेम्पररी लीव ले ली है। बिशी उसे घूरती है और कंफर्म करती है कि वही उसका भाई है। फिर अचानक चिल्लाना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि शियून उसकी टॉप स्टूडेंट है। उसे पता चला है कि माता पिता के गुजरने के बाद दोनों अकेले रहते हैं और वो कभी नहीं सोचती थी कि उसका भाई इतना केयरलेस होगा। वो लीव मानने से साफ इनकार कर देती है। बोलती है कि लड़की का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हर बार जब शियान कुछ समझाने की कोशिश करता है, वो उसे बीच में ही काट देती है। चिल्लाकर बोलती है कि जब तक धरती फट नहीं रही तब तक लड़की स्कूल जाएगी। अचानक उसे एहसास होता है कि वो ज्यादा ही चिल्ला रही है, तो वो खुद को शांत करती है। शियान उसे कहता है कि वो एक बहुत अच्छी टीचर है, लेकिन साथ ही सलाह देता है कि तुरंत बहुत सारा खाना, पानी, दवाइयाँ और हथियार स्टॉक कर ले। वो उसे चेतावनी देता है, बहुत जल्द इनकी जरूरत पड़ेगी। टीचर उसे पागल समझने लगती है। उसके हिसाब से ये ऐसे बोल रहा है जैसे सच में दुनिया खत्म होने वाली हो। भाई बहन वहां से निकल जाते हैं। पीछे रह गई टीचर बस लड़की की सेहत के लिए दुआ कर पाती है। बाद में घर पर शियान अपना सामान पैक कर रहा होता है और शियून बिस्तर पर बैठी होती है। वो अचानक मची इस जल्दबाजी से कंफ्यूज है। शियान उसे भरोसा दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो हीरलूम टोकन उसकी गर्दन में पहनाता है और बोलता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। सख्त हिदायत देता है कि किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलना। शियून उससे जल्दी लौटने को कहती है ताकि वो डिनर बना सके। शियान जानता है कि जब तक टोकन उसके पास है, वो कभी भी उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है। अब उसे बस एक ही चीज पर फोकस करना है और पैसा जुटाना। वो एलिवेटर से बाहर निकलता है, बिना जाने कि पास की दीवार के पीछे रुओलान छुपी हुई है। वो शुजुन से कॉल पर बात कर रही होती है। उसे पता चलता है कि यून अब स्कूल में नहीं है। रुओलान उसे घर की तरफ भेजती है और शुजुन कहता है कि जब तक वो पहुंचे उसे टाइम स्टॉल करना है। अगले ही पल वो शियान के सामने आ जाती है। मीठी आवाज में पूछती है कि क्या उसे उसकी याद आई। फिर बोलती है कि शुजुन उससे मिलना चाहता है। शियान उसे पूरी तरह इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। उसकी बेरुखी से वो ऑफेंड हो जाती है। पूछती है कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। उसका हाथ पकड़कर प्यार भरे लहजे में पूछती है कि क्या वो ब्रेकअप इसलिए सोच रहा है क्योंकि वो जलन में है। शियान झटके से अपना हाथ छुड़ा लेता है। ठंडे लहजे में बोलता है कि उसके साथ रिलेशनशिप का ख्याल भी उसे बीमार कर देता है। उसे दूर जाने को कहता है, लेकिन वो चिल्लाने लगती है। शियान बिना सुने चलता रहता है। वो पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। शियान अपनी प्रॉपर्टी की डीड दिखाता है और बोलता है कि वो घर बेचने जा रहा है। रुओलान शॉक्ड रह जाती है। असल में वो सिर्फ उसी घर की वजह से उसके साथ डेट कर रही थी। वो पूछती है कि वो 3 मिलियन युएन का घर क्यों बेचेगा। शियान बोलता है कि उसे तुरंत कैश चाहिए और वो सस्ते में बेचने को तैयार है। अगर उसे चाहिए तो वो खुद खरीद ले। उसे शक होता है इतने बड़े घर को बेचने में वो इतना शांत कैसे है। जब वो कीमत पूछती है, शियान सिर्फ 1 मिलियन मांगता है। वो सोचती है कि शायद वो कर्ज में डूबा है, लेकिन वजह जो भी हो, वो इस डील को शुजुन के लिए टाइम खरीदने का तरीका बना लेती है। शियान साफ कहता है कि अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो एजेंसी जा रहा है। घबराकर वो 3 लाख डाउन पेमेंट का ऑफर देती है। शियान मना कर देता है, पूरी पेमेंट अभी चाहिए। रुओलान सोचती है कि जब शुजुन उसे मार ही देगा तो पैसा वैसे भी वापस आ जाएगा। वो पूरी रकम देने को मान जाती है और उसे रियल एस्टेट ऑफिस ले जाती है। ऑफिस में वो अपनी माँ को कॉल करके डील समझाती है। उसकी माँ चीख पड़ती है क्योंकि ये फैमिली की पूरी लाइफ सेविंग्स है, लेकिन रुओलान किसी तरह उसे मना लेती है और पैसे अरेंज करवा लेती है। उधर शियान बेचैन होकर इंतजार करता है। वो साफ बोल देता है कि पूरे पैसे आए बिना वो साइन नहीं करेगा। आखिरकार पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। रुओलान अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है। उसे लगता है कि शियान तो वैसे भी मरने वाला है, वो इस पैसे को खर्च ही नहीं कर पाएगा।
उसी वक्त शियान सोच रहा होता है कि अपोकैलिप्स के बाद ये घर वैसे भी बेकार हो जाएगा और बिना सेविंग्स के उसका परिवार जिंदा भी नहीं रह पाएगा। जब रुओलान सेलिब्रेट करने की बात करती है, शियान मान जाता है। सीन कट होता है शियान की बिल्डिंग के बाहर। शीजुन के क्लैन मेंबर्स बाहर जमा हो चुके होते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि शियान के लौटने से पहले उसकी बहन को पकड़ लिया जाए। अंदर शियुन किचन में शांति से डिनर बना रही होती है। दरवाजे पर शुजुन खड़ा होकर आवाज देता है। वो दरवाजा खोलने को कहता है। शियुन पूछती है कि वो क्यों आया है और बताती है कि उसका भाई बाहर है। शुजुन बोलता है कि उसे ये पहले से पता है, फिर भी अंदर आने की जिद करता है। गर्मी का बहाना बनाकर उसके पीछे उसके आदमी रेडी खड़े होते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली होती है, उसे अपने भाई की चेतावनी याद आ जाती है। वो बोलती है कि भाई के लौटने तक वो बाहर ही इंतजार करे। शुजुन गुस्से से दरवाजा पीटने लगता है। बोलता है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है, इससे उसे दुख हो रहा है। शियुन माफी मांगती है। उसी वक्त पीछे से एक आदमी ताले को तोड़ने लगता है। शुजुन पूछता है कि क्या फैमिली टोकन उसके पास है। वो मासूमियत से बोल देती है कि भाई ने पहनने को दिया है। बस इतना सुनते ही सब अंदर घुस आते हैं। एक आदमी उसे पकड़ लेता है। शुजुन उसका मजाक उड़ाता है। बोलता है कि अगर वो मान जाती तो ये सब नहीं होता। वो एमुलेट देखता है और कंफर्म करता है यही वो चीज है जिसे उसका पिता चाहता था। शियुन उसे याद दिलाती है कि वो उसके भाई का बेस्ट फ्रेंड है। शुजुन हंस पड़ता है। वो बताता है कि उसने शियान को हमेशा एक बेवकूफ समझा। वो अपने अवैध धंधों की डींगे मारता है। बोलता है कि पकड़े जाने पर वो शियान को स्केपगोट बनाना चाहता था। यहाँ तक कहता है कि उसी ने अनजाने में उसे रुओलान से मिलवाया। जब शियुन उसे छोड़ देने की भीख मांगती है, वो उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। उसके आदमी हंसते हैं। जैसे ही माहौल और बिगड़ने वाला होता है, अचानक सब कुछ बदल जाता है। अपार्टमेंट गायब हो जाता है। सब खुद को एक लग्जरी पूल में पाते हैं। चारों तरफ खूबसूरत औरतें। उन्हें लगता है कि वो जन्नत में पहुंच गए हैं। औरतें उन्हें भुना हुआ मांस खिलाती हैं। एक लड़की शुजुन से पूछती है कि क्या खाना अच्छा लग रहा है। जैसे ही वो हाँ बोलता है, भ्रम टूट जाता है। वो लड़की ठंडे लहजे में बोलती है, एक महान इंसान को सबसे ज्यादा अपना ही मांस पसंद आता है। पूल का पानी गहरे लाल रंग में बदल जाता है। उन्हें एहसास होता है कि ये जन्नत नहीं, नर्क है। सब चीखने लगते हैं। तभी सुधाजी सामने आती है। वो मुस्कुराकर पूछती है कि क्या उन्हें यहाँ रहना पसंद आ रहा है और तंज में अगली डिश का ऑप्शन देती है, दिल, मांस या वफादार कुत्तों की आंखें। असल दुनिया में शुजुन और उसके आदमी अब भी घर में ही होते हैं। वो एक साथ एक ही भयानक हेलुसिनेशन में फंसे हुए होते हैं। डर से कांपते हुए शियुन हैरान होकर देखती है। उसे समझ नहीं आता कि ये लोग खाली हवा में चिल्ला क्यों रहे हैं। गुस्से में शुजुन उसे गाली देता है और बेकार चीज कहता है। अचानक टोकन से एक भूतिया हाथ निकलता है और उसके चेहरे को बुरी तरह नोच देता है। तेज दर्द में वो टोकन गिरा देता है। उसी पल शियान वहां पहुंचता है, शांति से आगे बढ़ता है और टोकन उठा लेता है। उसकी मौजूदगी देखते ही सारे आदमी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। रुओलान भागती हुई कमरे में घुसती है, सीधे शुजुन के पास पहुंचती है और घबराकर पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। चोटों से तड़पते हुए भी शुजुन अपने आदमियों को चिल्लाकर आदेश देता है कि टोकन छीन लो। वो दहाड़ता है कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये एक पावरफुल ट्रेजर है। शायुन घबराकर अपने भाई को चिल्लाकर सावधान करती है। तभी सारे आदमी मिलकर एक साथ अटैक करने की तैयारी कर लेते हैं। टोकन के अंदर वाले रियल्म में सुदाजी शियान से कहती है कि ये पूरा कांड लेलाय जेनजी की वजह से हुआ है। शियान एक पल के लिए अपने सबॉर्डिनेट्स को समन करने का सोचता है, लेकिन फिर ब्लैक बेयर डेमन को रुकने का आदेश देता है। वो जानता है कि उस बीस्ट का साइज इतना बड़ा है कि पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। ये छोटे मोटे मामलों को वो खुद हैंडल करना चाहता है, अपनी अवेकनिंग पावर को टेस्ट करने के लिए। शियान अपनी आंखों की आग हमलावरों पर मोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में सारे आदमी आग की लपटों में घिर जाते हैं, चीखते चिल्लाते हुए मदद मांगते हैं और फिर जले हुए टूटे पड़े होते हैं फर्श पर। शीजुन और रुओलान सन्न रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या। शीकुन बुदबुदाता है कि क्या शियान ने कोई डेमोनिक मैजिक मास्टर कर ली है। जब शियान की नजर उन दोनों पर पड़ती है, रुओलान टूट जाती है। वो याद दिलाने लगती है कि शुजुन उसका बेस्ट फ्रेंड है और उससे गुजरे हुए पलों को याद रखने की गुहार लगाती है। शियान ठंडे लहजे में पूछता है कौन से बीते हुए पल, फिर एक एक करके सब गिनाता है। उन्होंने उसकी बहन को छीनने की कोशिश की, उसका हीरलूम और उसकी गर्लफ्रेंड शुरू से ही उसके दुश्मन के साथ थी। वो दोनों को साफ बोल देता है कि उन्हें देखकर उसे घिन आती है और वो उनके बारे में कुछ भी याद नहीं रखना चाहता। किसी तरह खड़ा होते हुए शुजुन कहता है कि ये सब गलतफहमी है। वो रुओलान को इशारा करता है कि अब तुम बोलो, तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हो। रुओलान तुरंत टैक्टिक बदलती है। वो पूछती है कि क्या शियान अब भी उससे शादी करना चाहता है। वो बोलती है कि भले ही उसके पास कुछ न हो, वो फिर भी उसी की रहेगी, बस उसे अपनी पावर का सीक्रेट बता दे। वो जानबूझकर शियान के सामने खड़ी होकर उसका ध्यान भटकाती है। पीछे से शुजुन चुपचाप चाकू निकालता है और झपट्टा मारता है, लेकिन शियान पहले से तैयार था। उसकी आंखों की आग पलटकर वार करती है। वो सोचता है कि पहले उसे समझ नहीं आता था कि उसे ये पावर क्यों मिली, लेकिन अब वो समझ गया है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जिन्हें तब तक जलाया जाना चाहिए जब तक कुछ भी बाकी न बचे। अब सीन शिफ्ट होता है सोम फैमिली के पूर्वजों के मंदिर के सामने। सोम सियन हाथ जोड़कर खड़ा है। वो अपने वंश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता है।
अच्छी हवाएं, अच्छी बारिश और फैमिली के और ऊंचाइयों पर जाने की कामना। तभी अचानक उसके सामने गाड़ी लाल धुंध घूमने लगती है। एक प्राचीन स्पिरिचुअल रिलिक प्रकट होता है और ब्लड सेक्रीफाइस की मांग करता है। सोंग सियन गिड़गिड़ाता है, बोलता है कि थोड़ा वक्त दे, वो बहुत जल्द सारे इंतजाम कर देगा। वो स्पिरिट बताता है कि 3 दिन में अपोकैलिप्स शुरू हो जाएगा और उसे तैयारी करने की चेतावनी देता है। जैसे ही स्पिरिट गायब होता है, सोंग सियन तुरंत अपने आदमियों को पानी और सप्लाईज जमा करने का आदेश देता है। वो शू जुन को सैक्रिफाइस लाने का मैसेज भेजने ही वाला होता है। तभी मंदिर के दरवाजे जोरदार धमाके से खुल जाते हैं। कोई बेहोश शू जुन को फर्श पर फेंक देता है। शियान रोशनी में कदम रखता है और शांत आवाज में बोलता है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं खुद आ गया हूँ। अपने बेटे की हालत देखकर सोंग सियन आग बबूला हो जाता है। वो अपने आदमियों को शियान को मारने का आदेश देता है। गार्ड्स जैसे ही दौड़ते हैं, शियान अपनी फायर आई खोल देता है। आग टूट पड़ती है। पल भर में मंदिर चीखों से भर जाता है। सब आग में जलने लगते हैं। धुएं के बीच से शियान आगे बढ़ता है और तंज कसता है, सब ठीक है ना अंकल? लेकिन उंगलियां चटकाने भर से शियान बंदूक को राख में बदल देता है। डर से कांपता हुआ सोंग सियन पीछे हटता है और अंदरूनी कक्ष की ओर भागता है। वो अपने पूर्वजों को बचाने के लिए चिल्लाता है। वही स्पिरिट दोबारा प्रकट होता है। वो खुद को हूद आए बताता है। प्राचीन यिंग, वो स्टार की आग। वो शियान को घुटनों पर झुकने का आदेश देता है। स्पिरिट की आग के दबाव में शियान मजबूर होकर घुटनों पर गिर जाता है। वो विरोध नहीं कर पाता। स्पिरिट सोंग सियन और गिरे हुए आदमियों की चोटें भरने लगता है। ये देखकर सोंग सियन शियान का मजाक उड़ाता है। वो बोलता है कि अब एक धर्मी गॉड आया है जो उसके पापों की सजा देगा। विशाल स्पिरिट शियान के ऊपर मंडराता है। शियान समझ जाता है कि सोंग फैमिली अपोकैलिप्स के लिए उससे कहीं ज्यादा दयाल थी। उनके पास शुरू से ही एक पावरफुल गार्जियन था। वो सोचता है कि वो तो बस थोड़ा पैसा ऐंठने और कुछ एंटीक उठाने आया था, लेकिन यहाँ तो उससे कहीं बड़ा शिकार मिल गया। अचानक स्पिरिट उसे कुचलने की कोशिश करता है। शियान बाल बाल बचता है। सोंग सियन खुश होकर समझता है कि शियान बस मरने ही वाला है। तभी हवा जोर से बदलती है। शियान ने ब्लैक बेयर डेमन को समन कर लिया है। सोंग सियन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब विशाल बीस्ट मंदिर में प्रकट होता है। सुदाजी शियान को बताती है कि हुदाय एक बेहद खतरनाक फायर स्पिरिट है। अगर शियान इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले तो उसका फायर कंट्रोल और स्पिरिचुअल कैपेसिटी नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। लेकिन वो चेतावनी देती है कि अभी उसका टैलिस्मान इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन रिवॉर्ड उससे भी बड़ा। स्ट्रेटेजी पूछने पर सुदाजी कहती है कि उसे अपनी लाइफ एनर्जी टैलिस्मान में डालनी होगी। शियान समझ जाता है स्पिरिचुअल एनर्जी सीधा सोल से जुड़ी होती है। अगर वो फेल हुआ या टाइम में सोल रिपेयर नहीं हुई तो वो हमेशा के लिए मर जाएगा, और अगर समन फेल हुआ तो डेमन प्रिजन से बाहर निकल सकता है। शियान जुआ खेलने का फैसला करता है, लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ। वो अपनी आंख का फायर सीड सीधे टैलिस्मान में डाल देता है। उसे पता है कि अगर वो मरा तो फायर सीड टैलिस्मान को जला देगा और ग्लेड हिल के अंदर बंद हर डेमन और गॉड हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। यही उसका दबाव है। जैसे ही टैलिस्मान उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खींचता है, जेल के अंदर कैद सब एंटिटीज में हड़कंप मच जाता है। सब डर जाते हैं कि कहीं हमेशा के लिए बंद ना हो जाए। गहराइयों से लुजिया माउंटेन का ग्रेट गार्जियन डेमन समन होता है। ब्लैक बेयर डेमन बाहर निकलते ही खुशी से गरजता है। वो चिल्लाता है कि आखिरकार वो आजाद हुआ। शियान, जिसकी एनर्जी तेजी से घट रही होती है, गुस्से में उसे तुरंत अटैक करने को कहता है। पूछता है कि क्या वो सच में चाहता है कि उसका वार्डन मर जाए। डेमन भरोसा दिलाता है कि उसने सही प्रोटेक्टर चुना है। वो उसे बचाने की कसम खाता है। शियान उसके कंधे पर खड़ा होता है। ब्लैक बेयर फायर स्पिरिट पर टूट पड़ता है। मंदिर उनकी टक्कर से कांप उठता है। कई मिनटों की भीषण लड़ाई के बाद फायर स्पिरिट कमजोर पड़ने लगता है। यही मौका देखकर शियान बाइंडिंग इमॉर्टल रोप निकालता है और उसे जकड़ लेता है। जो स्पिरिट कभी अजेय था अब जमीन पर बंधा पड़ा है। ब्लैक बेयर डेमन विजेता बनकर खड़ा होता है। सोंग सियन सुन्न रह जाता है। वो यकीन नहीं कर पाता कि उनका पूर्वज गार्जियन इतनी बुरी तरह हार गया। उसकी नजर उस रस्सी पर जाती है और वो उसे पहचान लेता है। यही वही फटी पुरानी डोरी है जो उस लौकी से बंधी थी जिसे उसने खरीदा था। शियान तंज कसते हुए उसे धन्यवाद देता है। बोलता है कि सिर्फ लौकी पर ध्यान देने की वजह से ही वो बाइंडिंग इमॉर्टल रोप हासिल कर पाया। सोंग सियन अपने पूर्वज को पुकारता है, लेकिन स्पिरिट बस हल्का सा झिलमिलाता है। टूटकर रोते हुए सोंग सियन जमीन पर गिर जाता है। शियान उसे एक डील ऑफर करता है। सीन आगे बढ़ता है। जख्मी शुजुन अपने पिता से पूछता है कि क्या उन्होंने सच में सारा पैसा शियान को दे दिया। सोंग सियन जवाब देता है कि बहुत जल्द पैसा बेकार हो जाएगा, अपोकैलिप्स आने वाला है, अब उनकी पहली प्राथमिकता है सर्वाइवल। वो आदेश देता है कि सारी बची प्रॉपर्टीज बेचकर पानी और खाना खरीदा जाए। आउटस्कर्ट वाली मेंशन के नीचे बने शेल्टर को मजबूत करने को कहता है। सब कुछ खोने के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सी राहत होती है। आने वाला कहर ही उसका बदला बनेगा। गुस्से में वो अपने वारिसों को आदेश देता है कि अपोकैलिप्स का इस्तेमाल करके शियान का शिकार किया जाए। वो कसम खाता है कि उस बेइज्जती का बदला लेकर रहेगा। उधर शियान अपना बैंक बैलेंस चेक करता है। अकाउंट में अब 28,09,60,000 यूएन पड़े होते हैं। वो खुद से बुदबुदाता है, अगर इतनी जल्दी नहीं होती तो सोंग फैमिली से और भी ज्यादा निचोड़ा जा सकता था। वो एक फार्मास्यूटिकल शॉप में जाता है और बड़े ही शांति से बोलता है कि उसे स्पिरिचुअल क्लींजिंग पिल्स का पूरा ढेर चाहिए। क्लर्क पहले तो हाँ कर देती है,
फिर अचानक क्वांटिटी दोबारा चेक करती है और शॉक्ड होकर पूछती है कि क्या वो मजाक कर रहा है। वो समझाती है कि ये ट्रेडिशनल पिल्स होते हैं जो शरीर से टॉक्सिन्स निकालते हैं और काफी महंगे भी होते हैं। शियान बस एक ही सवाल पूछता है, सेल करनी है या नहीं, अगर नहीं तो वो कहीं और से ले लेगा। क्लर्क बताती है कि इतना बड़ा स्पेशल ऑर्डर आने में आमतौर पर 2 दिन लगते हैं। शियान तुरंत बोलता है कि अगर कल रात तक मिल जाए तो वो 20% ज्यादा पे करेगा। ये सुनते ही क्लर्क फटाफट मान जाती है। शियान वहां से निकल जाता है। चलते हुए वो सोचता है कि उसने ऑनलाइन भी इसी तरह की ढेर सारी सप्लाईज ऑर्डर कर रखी है, यही स्टॉक उसका फाउंडेशन बनेगा। उसे पिछली जिंदगी साफ साफ याद आती है। जब इंसान जॉम्बी बनने लगे थे तब यही दवाइयां सबसे ज्यादा जरूरी थी। सिर्फ उसे बचाने के लिए शियान ठान चुका है, अब इतिहास खुद को दोहराने नहीं देगा। घर लौटकर वो सोंग फैमिली की शॉर्ट साइटेड सोच पर हंसता है। वो लोग सिर्फ खाने पानी पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन शियान जानता है कि सिस्टम के गिरने के बाद सबसे कीमती रिसोर्स होंगे स्किल यूजर्स। इतनी सारी क्लींजिंग पिल्स के साथ वो ताकतवर सर्वाइवर्स की पूरी आर्मी को कंट्रोल कर सकता है। सोफे पर बैठकर शियान अपना हीरलूम निकालता है। उसके अंदर इन्फर्नल फायर जल रहा होता है। सुदाजी उसे बधाई देती है। वो बताती है कि फायर स्पिरिट ने इन्फर्नल फायर को रिफाइन करके एक रेड लोटस फ्लावर में बदल दिया है। ये नया रूप किसी भी इल्यूजन को तोड़ सकता है, यहाँ तक कि उसके अपने मीट और वाइन वाले ट्रैप भी अब शियान पर काम नहीं करेंगे। साथ ही उसकी पावर अब सेकंड फेज में एंटर कर चुकी है। अब उसे आग पर पहले से कहीं ज्यादा प्रिसाइज कंट्रोल मिल गया है। शियान समझ जाता है कि पहला स्पिरिट पकड़ना कितना फायदेमंद साबित हुआ। प्रिजन के अंदर ब्लैक बेयर डेमन और सुदाजी इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि अगला समन कौन होगा। दोनों ही एक्साइटेड हैं क्योंकि वार्डन की मदद करने से उनकी विकेटनेस लेवल कम होती है। ब्लैक बेयर ने उसकी मदद की थी, इसलिए उसका लेवल अब 90 पर आ गया है। सुदाजी अब भी 100 पर है और जोर जोर से बोल रही है कि अगली बारी उसी की होनी चाहिए। शियान एक शब्द बोलता है, उसकी अथॉरिटी से दोनों चुप हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है भयानक डेमन ले लाए जेंजी पर। वो शियान को चेतावनी देता है कि उसे दोबारा कभी समन मत करना। वो धमकी देता है कि अगर उसे छोड़ा गया तो वो बस भागने का मौका ढूंढेगा। शियान शांति से जवाब देता है कि जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ेगी वो और भी दरवाजे खोलेगा और उससे कहीं ज्यादा खतरनाक डेमन्स रिक्रूट करेगा। तो फिर वो ऐसे कोऑपरेट ना करने वाले से परेशान क्यों होगा। ग्रेट हेल से निकलते हुए शियान कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि एक दिन लेलाए जेनजी खुद भीख मांगेगा कि उसे समन किया जाए। खिड़की के पास खड़ा होकर हाथ में हीरलूम लिए वो चांद को देखता है। वो सोचता है कि अपोकैलिप्स से पहले अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। उसे हर सेकंड का पूरा इस्तेमाल करना होगा। उसके अकाउंट में अब भी 20 मिलियन वेन पड़े हैं और अब उसे बस एक आखिरी चीज चाहिए। अगले दिन शियान एक हाई एंड ज्वेलरी एग्जीबिशन में पहुंचता है। वहां उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ती है जिससे जबरदस्त क्रिस्टलाइज्ड एनर्जी निकल रही होती है। इतनी एनर्जी की उसकी पावर सीधे स्टेज 3 तक जा सकती है। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में ये पत्थर किसी और के हाथ लग गया था और उसने बेमिसाल ताकत हासिल कर ली थी। इस बार शियान इसे हाथ से जाने नहीं देगा। ऑक्शन में उस स्टोन की स्टार्टिंग प्राइस रखी जाती है 3 मिलियन यूएन। बोली धीरे धीरे बढ़ती है, 4 मिलियन तक पहुंचती है। पूरा हॉल शांत हो जाता है क्योंकि उसकी इन्फ्लुएंस सब जानते हैं। तभी एक आवाज गूंजती है, 6 मिलियन, ये शियान होता है। लोग फुसफुसाने लगते हैं, एक स्टूडेंट जैसा दिखने वाला लड़का इतनी बड़ी बोली कैसे लगा रहा है। ऑक्शन मैनेजर शियान के पास आता है और याद दिलाता है कि सिर्फ ब्लैक कार्ड मेंबर्स ही बोली लगा सकते हैं। शियान शांति से अपना कार्ड निकालता है। मैनेजर तुरंत सम्मान से उसे अंदर बुलाता है। अब लोग अंदाजे लगाने लगते हैं कि शियान किसी छुपी हुई रईस डायनेस्टी का वारिस होगा। होस्ट पूछता है कि क्या कोई इस बोरी से ऊपर जाएगा। गुस्से में ग्रैंड हाउ बोलता है 7 मिलियन। कोई शियान को सलाह देता है कि बड़े लोगों की इज्जत करना सीखो। शियान सुनता तक नहीं, वो सीधा बोलता है 10 मिलियन। ग्रैंड हाउ का खून खौल जाता है। वो शियान का मजाक उड़ाती है कि ये बेवकूफ ज्यादा पैसा बर्बाद कर रहा है। ग्रैंड हाउ शियान का नाम पूछता है। नाम सुनते ही वो बोलता है कि वो इसे कभी नहीं भूलेगा। स्टोन मिलते ही शियान वहां से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही वो एग्जिट के पास पहुंचता है अचानक हंगामा मच जाता है। लोग चीखते हुए भागने लगते हैं। सब चिल्ला रहे होते हैं, मॉन्स्टर मॉन्स्टर। एक क्रिएचर बिल्डिंग की तरफ दौड़ता है। शियान समझ जाता है कि उसके हाथ में जेड से निकल रही एनर्जी ने इसे खींच लिया है। वो महसूस करता है कि अपोकैलिप्स इतना करीब है कि अब नॉर्मल चीजों के अंदर बंद इविल स्पिरिट्स भी जागने लगे हैं। मॉन्स्टर झपट्टा मारने ही वाला होता है। तभी ग्रैंड हाउ अचानक शियान की तरफ दौड़ता है। वो चिल्लाकर उसे सावधान करता है। शियान बस कुछ तेज मूव्स करता है और मॉन्स्टर वही ढेर हो जाता है। पूरा इलाका सन्नाटे में डूब जाता है। शियान उसी जगह खड़ा रहता है, सोच में डूबा हुआ। ये शुरुआती सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन बहुत कुछ बदलने वाला है। पीछे ग्रैंड हाउ जड़ बनकर खड़ा रहता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसने अभी क्या देखा। वो एहसास करता है कि शियान कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आता है, उसे अपना मास्टर बना लेना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है शियान के घर के नीचे वाली गली में। डिलीवरी वाले जोर जोर से लोगों को रास्ता खाली करने को बोल रहे होते हैं। सप्लाईज का पहाड़ आ रहा होता है। पड़ोसी हैरानी से देखते हैं कि एक जवान लड़का इतना सामान आखिर करेगा क्या। यहाँ बताया जाता है कि शियान
वैसे तो मोहल्ले में एक अच्छा इंसान माना जाता है, लेकिन उसकी मकान मालकिन मिसेस जेन ऐसा नहीं सोचती। वो ताना मारते हुए बोलती है कि ये सब करके भी वो फेल ही होगा। एक औरत पूछती है कि क्या वो सच में गोदाम किसी और को किराए पर दे रही है। मिसेस जेन बोलती है कि वो असल में किसी को भी किराए पर देने वाली नहीं है। उसी वक्त शियान दूसरी तरफ से आता है। वो अपने दिमाग में लिस्ट दोहरा रहा होता है कि कहीं कोई जरूरी सप्लाई छूट तो नहीं गई। एक डिलीवरी मैन उससे कहता है कि अगले दिन आने वाला स्टॉक गोदाम की कैपेसिटी से भी ज्यादा होगा। शियान आराम से बोलता है कि चिंता की बात नहीं है, आगे से वो खुद उनके फैसिलिटी से पिकअप कर लेगा। डिलीवरी वाले चले जाते हैं। मिसेस जेन जलन से सब देखती रहती है। उसे समझ नहीं आता कि एक अनाथ जो बड़ों की इज्जत तक नहीं करता रातों रात इतना अमीर कैसे बन गया। उसे एक कड़वा सा हक महसूस होता है। उसे लगता है कि ये सब सामान उसे खरीदना चाहिए था। तभी उसका पोता शियाओ बाओ गोदाम में भागकर आता है और फर्श पर पेशाब कर देता है। शर्मिंदा होने के बजाय मिसेस जेन गर्व से भर जाती है। वो बच्चे की तारीफ करती है कि वो खुद से पेशाब कर सकता है। वो शियान से कहती है कि बच्चे से भेदभाव मत करो, वो अभी छोटा है। अगले ही पल शियान बच्चे को कॉलर से उठाता है और सीधा मिसेस जेन पर फेंक देता है। उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। बच्चा फर्श पर गिर जाता है। मिसेस जेन चीखने लगती है। वो शियान से पूछती है कि क्या उसे शर्म नहीं आ रही, उसने अभी जो किया उसके लिए। डॉग का दरवाजा उसके मुंह पर बंद करते हुए हमारा एमसी बस इतना ही बोलता है कि उसे जरा भी शर्म नहीं है। ये सुनते ही वो औरत अंदर से पूरी तरह भड़क जाती है। तभी वो देखती है कि उसका पोता शियाओ बाओ पटाखों से खेल रहा है। सीन शिफ्ट होता है। शियान अकेला अपने वेयर हाउस में खड़ा होता है। चारों तरफ सामान का पहाड़ लगा हुआ। वो एक एक करके सारा सामान ग्रेट मॉडल प्रिजन में भेजना शुरू कर देता है। वो सुदाजी से बोलता है कि सब कुछ किसी खाली सेल में ऑर्गेनाइज कर दे। सुदाजी तुरंत काम में लग जाती है। वो बताती है कि वो जिंदा जानवरों को भी सही से मैनेज कर सकती है और ये भी समझाती है कि प्रिजन के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी से उनका मांस बाद में और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्हें और ज्यादा जिंदा जानवर खरीदने होंगे ताकि आने वाले अकाल में जिंदा रह सके। इसी दौरान ब्लैक बेयर डेमन उसे कल्टीवेशन को लेकर सलाह देता है। वो बोलता है कि जब दुनिया ढहती है तब बीज और मिट्टी सबसे ज्यादा जरूरी रिसोर्स होते हैं। वो शहर के बाहरी इलाकों में उड़ता हुआ निकल जाता है ग्रेट हिल के लिए सही जमीन ढूंढने। एक बहुत बड़े इलाके के ऊपर खड़ा होकर वो सोचता है कि क्या ये प्रिजन के अंदर फिट हो पाएगा। फिर वो मिट्टी को अब्सॉर्ब करने का आदेश देता है। मिट्टी का वॉल्यूम इतना बढ़ने लगता है कि ग्रेट हेल की कैपेसिटी भरने लगती है। सुदाजी खांसते हुए चिल्लाती है, उसे रुकने को कहती है। वो डर के मारे चिल्लाती है कि अगर वो नहीं रुका तो सब रेत में डूब जाएंगे। अपोकैलिप्स के बाद खुद जमीन भी करप्ट हो जाएगी। इसलिए आज जितनी हो सके उतनी सुरक्षित करनी है। टाइम बर्बाद किए बिना वो अपनी रेड लोटस पावर इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। अब सीन कट होता है मिसेस जांग पर। वो अपने पोते के साथ शियांग के गोदाम में पटाखे फेंकने की तैयारी कर रही होती है। तभी शियाओ बाओ उसके सामने एक शीशा लाता है। वो उससे पूछती है कि क्या ये उसने पास की मिरर शॉप से चुराया है। इससे उसकी घटिया सोच और साफ हो जाती है। अचानक उस शीशे से गहरी बैंगनी एनर्जी निकलने लगती है, एकदम शुद्ध बुराई की ओर। जैसे ही वो शीशे में देखती है उसे एहसास होता है कि सामने कोई मॉन्स्टर घूर रहा है। डर के मारे वो पीछे गिर जाती है। तभी साफ हो जाता है कि शियाओ बाओ पहले ही किसी डार्क चीज से करप्ट हो चुका है। जिस तरह वो अपनी ही दादी को देख रहा होता है वो नजर शिकारी जैसी होती है। वो जबरदस्ती शीशा उसके मुंह के सामने कर देता है। वो चीखती है, उसे रोकने की कोशिश करती है। कुछ ही सेकंड में डेमन मिसेस जेन के शरीर में घुस जाता है जो कभी मकान मालकिन थी। अब वही अपने ही पोते को मार डालती है। सीन बदलता है पोर्ट के पास बने एक बड़े वेयर हाउस में। एक मजदूर मौसम चेक कर रहा होता है। तभी बाहर से शोर सुनाई देता है। कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं कि उन्होंने अजीब मॉन्स्टर जैसे मछलियां पकड़ी हैं। सब लोग उस अजीब कैच को देखने में लग जाते हैं। तभी अंदर से एक वर्कर बोलता है कि अब रात हो गई है, गोदाम बंद करने का टाइम हो गया है। वो ओल्ड वू से इन्वेंट्री लॉग मांगता है, लेकिन ओल्ड वू चुप रहता है। उसके हाथ नीले पड़ चुके होते हैं जॉम्बी जैसे। जब दूसरा वर्कर पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, तभी 3 सूट पहने आदमी अंदर घुस आते हैं। वो पूछते हैं कि क्या पूरे शहर की स्पिरिचुअल क्लीनिजिंग पिल्स यही रखी हैं। वर्कर बॉक्स की तरफ इशारा करता है और बताता है कि सब पहले ही बिक चुकी हैं, अगर चाहिए तो ऑफिशियल चैनल से खरीदें। लीडर उसकी बात इग्नोर करता है और अपने आदमियों को सब बॉक्स उठाने का आदेश देता है। वर्कर रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसे मुक्कों से बेहोश कर दिया जाता है। तभी अचानक टेबल के नीचे से एक हाथ निकलकर लीडर की टांग पकड़ लेता है। लड़ाई होती है लेकिन पहला आदमी पहले ही इन्फेक्ट हो चुका होता है। लीडर अब भी दवाइयां उठाने के आदेश दे रहा होता है लेकिन उसके शरीर में भी बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसी पल शियान गोदाम में एंट्री करता है। शांति से बोलता है कि ये सब दवाइयां उसने अपने पैसे से खरीदी हैं और वो ऐसे चोरी नहीं कर सकते। वो पूछता है इतनी जल्दी मरने की क्या जल्दी है। एक आदमी बोलता है कि ये पोर्ट और आसपास की हर चीज उनके बॉस की है, अगर वो दवाइयां दे दे तो जितना पैसा चाहे ले सकता है। शियान मना कर देता है, चेतावनी देता है कि अभी निकल जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। वो लोग अटैक करते हैं लेकिन शियान हवा में गायब हो जाता है। अगले ही पल वो दवाइयों के बॉक्स के ऊपर खड़ा दिखता है। वो ऊपर वाला क्रेट खोलता है
जिसमें मछली और केकड़े रखे होते हैं। तंज कसते हुए पूछता है, ये भी तुम्हारे बॉस की प्रॉपर्टी है? लीडर, जो अब इंसान कम और ज़ॉम्बी ज्यादा बन चुका होता है, पूछता है कि वो चाहता क्या है। शियान ठंडे लहजे में बोलता है, बस एक्सपर्ट से चोरी करना सीख रहा हूँ। दूर से गोदाम में आग की लपटें उठती दिखती है। सीन शिफ्ट होता है एक लग्जरी मेंशन में। एक औरत सोफे पर बैठी अपने आदमियों से पूछती है कि एक लड़के से दवाइयां क्यों नहीं छीन पाए। एक आदमी बताता है कि शियान कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो तो मॉन्स्टर जैसा है। वो बताता है कि शियान ने उन्हें बाहर निकाल दिया। इतना सामान एक लड़का अकेले इतनी जल्दी हटा ही नहीं सकता। औरत नाम पूछती है, वो बताते हैं शियान। वो सोचने लगती है कि शायद वो कोई स्किल यूजर है, स्टोरेज स्किल वाला। तभी उसके पास खड़ा इन्फेक्टेड आदमी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है। वो आदेश देती है कि उसे तुरंत जला दिया जाए। बताती है कि एक बार ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया तो क्लींजिंग पिल्स भी बेकार हैं। वो सख्ती से कहती है कि उसके खून को कोई न छुए। अचानक ज़ॉम्बी उस पर झपटता है, लेकिन वो उंगलियां चटकाती है। खिड़की से मोटी लकड़ी की डालियां बिजली की रफ्तार से घुसती हैं और ज़ॉम्बी को छलनी कर देती है। उसके आदमी दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि उनकी बॉस भी गिफ्टेड है। वो ठंडे लहजे में बोलती है, ये तो बस शुरुआत है, और हथियार ढूंढने के लिए और लोगों को भेजने का आदेश देती है। खिड़की से बाहर देखते हुए वो समझ जाती है दुनिया बस टूटने ही वाली है। अब सीन शिफ्ट होता है शियान के हाथ पर। उसकी हथेली में क्लींजिंग पिल्स होती है। वो अपनी बहन को दवा देता है और सेफ्टी रूल समझाता है। शियून ध्यान से सुनती है। वो पूछती है कि आखिर दुनिया में होने क्या वाला है। शियान बोलता है कि चलते चलते सब बता देगा, उन्हें अभी मूव करना होगा। बिल्डिंग के कॉरिडोर में चलते हुए माहौल भारी लगने लगता है। शियान समझाता है कि ये बुरे स्पिरिट्स की वजह से है जो अब इंसानी आंखों को दिखने लगे हैं। आसपास के फ्लैट से चीखें और अफरा तफरी की आवाजें आने लगती हैं। पास ही मिसेस जांग, जो अभी पूरी तरह मॉन्स्टर नहीं बनी है, अपने हॉलवे में भटक रही होती है। वो बड़बड़ाती है कि दुनिया की हर चीज उसी की है। पड़ोसियों पर चिल्लाती है कि इधर उधर मत घूमो। उसे याद ही नहीं रहता कि उसके कमरे में पटाखे अब भी सुलग रहे हैं। सीन बदलता है। रोलान और उसकी माँ शियान की बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है। रोलान घमंड से बोलती है कि अब ये प्रॉपर्टी उसकी है। उसी पल शियान और उसकी बहन टैक्सी में बैठते हैं अपने अगले ठिकाने की ओर रवाना होने के लिए। रोलान की माँ उनकी सेफ्टी को लेकर चिंता जताती है, लेकिन रोलान उसे झटक देती है। वो बोलती है कि उसे किसी खतरे की परवाह नहीं, क्योंकि उसके पास भरोसा करने के लिए शियान है। यही खुलासा होता है कि रोलान ने अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए ढेर सारी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करवाई है, पूरा सकुरा स्टाइल मेकओवर। उसकी माँ को पूरा यकीन है कि इस नए लुक के साथ वो दोबारा शियान को अपने काबू में कर लेगी। तभी उन्हें शियान की टैक्सी दूर जाती दिखती है। दोनों बिना टाइम गवाए उसका पीछा करने लगती है, क्योंकि उसकी एबिलिटीज उनकी नजर से ओझल नहीं होनी चाहिए। कुछ देर बाद वो जू के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं। वहां एक आदमी गार्ड से झगड़ रहा होता है, क्योंकि किसी जानवर ने उसके बेटे पर हमला कर दिया था। इधर शियान और उसकी बहन जू के अंदर जाते हैं। शियून हैरानी से पूछती है कि वो ऐसी जगह क्यों आए हैं। उसके हिसाब से अगर लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं तो किसी सेफ जगह छुपना चाहिए। शियान अपने पुराने दर्द उसे नहीं बताना चाहता। वो नहीं चाहता कि उसे वो सब याद आए, इसलिए वो बस उसकी बात से सहमत हो जाता है। जिंदा रहने के लिए असली ताकत चाहिए। वो साफ बोल देता है कि अपोकैलिप्स में कुछ भी हो सकता है। वो हर वक्त उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे खुद भी मजबूत बनना होगा। ये सुनकर शियून की आंखों में चमक आ जाती है। वो एक्साइटेड होकर बोलती है कि वो सच में स्ट्रांग बनना चाहती है, उसे बोझ बनकर नहीं रहना। सीन शिफ्ट होता है रुओलान और उसकी माँ पर। दोनों चुपचाप जू में भाई बहन का पीछा कर रही होती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये दोनों आखिर जू में क्या करने आए हैं। उसे पूरा भरोसा है कि रुओलान की सर्जरी वाली खूबसूरती शियान को तुरंत इम्प्रेस कर देगी। जैसे ही रुओलान अपना मेकअप ठीक करने लगती है, आसपास के जानवर बेचैन हो जाते हैं। उनकी आंखें शिकारी लाल रंग की हो चुकी होती है और उनकी भूखी नजरें सीधे रुओलान पर टिक जाती है। उधर शियान और शियून कछुओं वाले एरिया में पहुंचते हैं। टेलिस्मान के अंदर से सुदाजी शियान को बताती है कि यहाँ कुछ बेहद खास मौजूद है। उसे एक बहुत पुरानी और यूनिक खुशबू आ रही है। ब्लैक बेयर डेमन भी जोड़ता है कि यह एंटिटी बदबूदार और बेहद मजबूत है और इसकी उम्र ब्लैक बेयर से भी कहीं ज्यादा है। शियान की नजर एक विशाल कछुए पर पड़ती है। उसका नाम है नान नान। रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। शियान को अपनी पिछली जिंदगी याद आती है, जब एक उतरता हुआ गॉड यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहा था तो यही कछुआ हिला तक नहीं था। उसने गॉड को काट लिया था और गॉड उसकी एक खाल भी नहीं उधेड़ पाया था। शियान समझ जाता है अगर वो इस कछुए को शियून का गार्जियन बना ले तो वो बिना चिंता के आगे बढ़ सकता है। वो आवाज लगाता है मास्टर टर्टल, लेकिन कछुआ हिलता तक नहीं। उसे रिएक्ट करवाने के लिए शियान अपनी रेड लोटस पावर दिखाता है और जानबूझकर बोलता है कि उसे भूख लगी है और शायद कछुए का सूप अच्छा लगे। अब जाकर कछुआ बोलता है। वो कहती है कि इंसान बहुत अधीर होते हैं। पूछती है कि धमकी देने की बजाय सीधे मदद क्यों नहीं मांगी। शियान साफ बोलता है कि उसके पास टाइम नहीं है, दुनिया खत्म होने वाली है। वो अपना और शियून का परिचय देता है। जब शियून उसे नान नान बुलाती है तो मास्टर टर्टल शर्मीली हो जाती है।
वो बताती है कि नाम बस इत्तेफाक है, असल में वो 3000 साल से जिंदा है। उसके लिए ये सब बस पल भर की बात है। ग्रेट हेल के अंदर सुदाजी और ब्लैक बेयर एक्साइटेड हो जाते हैं। दोनों प्लान बनाने लगते हैं कि कछुए की स्पिरिचुअल एसेंस एब्जॉर्ब करके अपनी उम्र 100 साल बढ़ा लेंगे। शियान उनकी लालच भरी बातों को इग्नोर करता है। वो नान नान से पूछता है कि उसकी बहन की रक्षा करने के बदले वो क्या चाहती है। कछुआ बताती है कि आज रेड मून आसमान पर छा जाएगा और दुनिया पहले ही बिखरने लगी है। वो चाहती है कि शियान जू में मौजूद बाकी कछुओं की रक्षा करे। शियान ऑफर देता है कि वो सबको ग्रेट मॉडल प्रिजन में शिफ्ट कर देगा और उनके लिए एक तालाब बनाएगा। लेकिन जैसे ही वो ग्रेट हेल का नाम लेता है, मास्टर टर्टल भड़क जाती है। वो समझ जाती है कि शियान कौन है और चिल्लाकर बोलती है कि ऐसा लड़का इतनी खतरनाक प्रिजन कंट्रोल नहीं कर सकता। एक छोटी सी गलती और नुकसान अपोकैलिप्स गॉड से भी 10 गुना ज्यादा होगा। वो उसे चैलेंज देती है, अगर वो उसका पूरा वजन सह ले तो वो मदद करेगी। शियान बिना सोचे हाँ कर देता है। विशाल कछुआ अपना वजन उस पर डाल देती है। शियून डर के मारे चिल्ला उठती है। सीन शिफ्ट होता है रुओलान और उसकी मां पर। तभी एक म्यूटेटेड अल्पाका रुओलान पर झपटता है और उसके सिर से विग नोच लेता है। रुओलान चिल्लाती है और अल्पाका उसके खुले मुंह में थूक देता है। वो आग बबूला हो जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे शांत रहने को कहती है। लक्ष्य सिर्फ शियान को वापस पाना है। दोनों कछुओं वाले एरिया की तरफ भागती हैं। वहां बदबूदार माहौल फैला होता है। जल्दी में रुओलान की मां किसी चिपचिपी चीज पर पैर रख देती है। घिन से वो पास के कछुए के शेल पर जूते पहुंच देती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है, उस कछुए की आंखों में भी लाल चमक उभर आती है। उधर रुओलान झाड़ियों के पीछे से निकलकर इत्तेफाकी एंट्री प्लान कर रही होती है। उसे यकीन है कि शियान फिर से उस पर फिदा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो झाड़ियों को छूती है, एक म्यूटेटेड कछुआ झपटता है और उसकी कलाई काट लेता है। उसके दांत असामान्य रूप से मजबूत होते हैं। दर्द असहनीय होता है, फिर भी रुओलान चीखती नहीं। वो नहीं चाहती कि शियान उसे कमजोर देखे। उसी वक्त 2 और कछुए निकलते हैं और उसकी मां के पैरों में काट लेते हैं और सीधे गंदे कछुए वाले तालाब में गिर जाती है। अब सीन वापस शियान पर आता है। वो मास्टर टर्टल के भारी वजन के नीचे दबा हुआ है। टैलिस्मान के अंदर से ब्लैक बेयर चिल्लाता है कि उसे समन कर लो। वो बोलता है कि एक थप्पड़ में कछुए को मार देगा, लेकिन शियान मना कर देता है। वो ये परीक्षा अपनी ताकत से जीतना चाहता है। नान नान उसे हार मानने को कहती है। वो चेतावनी देती है कि असली अपोकैलिप्स आने पर वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो कहती है कि ग्रेट हेल उसे सौंप दे, वो उसकी फैमिली और प्रिजन दोनों की रक्षा करेगी। सुदाजी और ब्लैक बेयर भी डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनका वार्डन कुछ चला जाएगा। तभी शियान दहाड़ता है। वो कहता है, अगर आगे नहीं बढ़े तो पीछे गिरेंगे। अगर अपनी ताकत पर भरोसा नहीं किया तो मर जाएंगे। अचानक वो पूरा जोर लगाता है और विशाल मास्टर टर्टल को उठाकर एक तरफ फेंक देता है। नान नान सन्न रह जाती है। एक इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? टैलिस्मान के अंदर सुदाजी और ब्लैक बेयर तुरंत पलट जाते हैं। अब वो उसे कछुए को मारने की सलाह देने लगते हैं। शियान तलवार निकालता है, मारने ही वाला होता है, लेकिन रुक जाता है। गॉड बाइंडिंग रोप से बंधी नान नान को आखिरी चॉइस देता है, सरेंडर या मौत। डर के मारे नान नान रोने लगती है। वो जिंदगी की भीख मांगती है। बताती है कि उसने माउंट थाई की प्राचीन तकनीक से उसकी हड्डियां मजबूत की थी और अब वही उसे मारने चला है। वो शियून से भी गुहार लगाती है, लेकिन शियान ठंडे लहजे में बोलता है अब उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि उसे किसी की दया की जरूरत नहीं। शियून आगे बढ़ती है और अपने भाई से कहती है कि वो उस क्रिएचर को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि उसने कोई खतरा नहीं पैदा किया है। ऐसा लगता है कि मास्टर टर्टल को शियून पसंद आ गई है। वो सिकुड़कर एक छोटी सी फॉर्म में आ जाती है और सीधे शियून की हथेली पर बैठ जाती है। जिद करके कहती है कि उसे नान नान ही बुलाया जाए। वो शियून को भरोसा दिलाती है कि वो हर खतरे से उसकी रक्षा करेगी। शियून खुशी से नान नान को गले लगा लेती है। ये सीन देखकर शियान खुद शौक में खड़ा रह जाता है। उधर ब्लैक बेयर डेमन रोता हुआ प्रकट होता है। अफसोस जताता है कि अब उसे टर्टल सूप नहीं मिलेगा। शियान अब भी थोड़ा सस्पिशियस रहता है। वो अपनी बहन को ऐसे मॉन्स्टर के भरोसे छोड़ने में हिचकिचाता है जो खुलकर उसे पसंद नहीं करती। नान नान उसे शांत करती है, बोलती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। वो समझाती है कि इतनी बूढ़ी कछुआ खुद से ग्रेट मॉडल प्रिजन कंट्रोल नहीं कर सकती। इतना कहते ही उसका असली विशाल शरीर शियान के हीरलूम के अंदर चला जाता है और खुद को प्रिजन में सील कर लेता है। अब जब नान नान उसके कंट्रोल में आ चुकी होती है, शियान उसे सख्त हुक्म देता है कि उसकी बहन का ख्याल रखना। साफ चेतावनी देता है कि अगर जरा भी चूक हुई तो 10,000 लाइटनिंग बोल्ट की सजा मिलेगी। बहन की सेफ्टी अब काफी हद तक पक्की लगती है। शियान एक पेड़ पर चढ़ता है और देखता है कि जू के जानवरों में डेमोनिक पावर जाग चुकी है। वो सबसे पहले बचे हुए कछुओं को ग्रेट हिल भेज देता है। जैसे ही वो अपनी बहन को सेफ जगह की तरफ ले जाने लगता है, रुओलान और उसकी माँ वहां पहुंच जाती है। शियान गुस्से में पूछता है कि वो दोनों यहाँ क्या कर रही है। रुओलान गिड़गिड़ाने लगती है, बोलती है कि उसे पूरा यकीन है कि शियान के दिल में अब भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। उसकी माँ भी मीठी मीठी बातें जोड़ती है। रुओलान तो यहाँ तक कह देती है कि अगर वो वापस आ जाए तो वो उसे माफ करने को भी तैयार है। शियान बिना रुके अपनी बहन को लेकर उड़ जाता है। जाते जाते दोनों को पागल कह देता है। रुओलान और उसकी माँ वहीं खड़ी रह जाती है।
चारों तरफ इकट्ठा होते डेमोनिक जानवरों के बीच। रुओलान अब भी अपनी नकली खूबसूरती की डींगे हाँक रही होती है। तभी अचानक भेड़ियों का झुंड उस पर और उसकी माँ पर टूट पड़ता है। रास्ते में जो भी जानवर सही हालत में होते हैं वो सबको सिस्टेमेटिक तरीके से कलेक्ट करता जाता है। वो जू के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस पर नजर डालता है। उसे एहसास होता है कि स्टाफ पूरी तरह भाग चुका है। शियान शियून से कहता है कि वो कुछ देर यही रुकी रहे, इस जगह पर अब कोई आने वाला नहीं है। वो पूरे ऑफिस की तलाशी लेने लगता है। शियून उससे कहती है कि वो अपने काम पर जाए। वो भरोसे से बोलती है कि वो खुद को संभाल सकती है। वो कहती है कि नान नान उसके साथ है, कुछ नहीं होगा, और वो पक्का इरादा जताती है कि अपोकैलिप्स के साथ साथ वो भी स्ट्रांग बनेगी। जैसे ही शियान नान नान को आदेश देता है, मास्टर टर्टल अपनी मैजिक से पूरी बिल्डिंग को कवर कर देती है ताकि कोई भी जानवर अंदर न घुस सके। शियून के सेफ होने की पुष्टि करने के बाद शियान खिड़की से बाहर निकल जाता है। शियून उसे हाथ हिलाकर बाय बोलती है। सीन बदलता है। चांद धीरे धीरे लाल होने लगता है। शियान समझ जाता है कि अब देर नहीं की जा सकती। पूरा शहर आग में डूबा हुआ है। ज़ॉम्बी वायरस बेहद तेजी से फैल रहा है। न्यूज चैनल्स पर हर तरफ ह्यूमन ईटिंग डेमन्स की खबरें चल रही होती है। लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे खुद को बचाएं। सीन कट होता है। एक लड़की सोफे पर बैठी न्यूज देख रही होती है। ज़ॉम्बी वीडियो देखते हुए वो सोचती है, क्या सच में दुनिया खत्म होने वाली है? सोशल मीडिया और न्यूज हर जगह यही कयामत छाई हुई है। कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ अब भी इनकार कर रहे हैं। लड़की को तेज बुखार होता है। उसकी उंगलियां नीली पड़ने लगती है। वो क्लींजिंग पिल्स निगलती है लेकिन जोर नहीं झेल पाती और बेहोश होकर गिर जाती है। सीन वापस शियान पर आता है। वो एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़ा इंतजार कर रहा होता है। उसे पिछली जिंदगी याद आती है। 5 बजे एमरल्ड सिटी में बेला गॉड उतरा था। 6 बजे पूरे शहर में छोटे गॉड्स प्रकट हो गए थे। वो याद करता है कि पहला गॉड इंपीरियल टावर पर आने वाला है। यही वो एंटिटी थी जिसने शहर और इंसानियत को तबाह कर दिया था, और इस बार शियान उसकी पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला है। वो मेडिटेशन में बैठ जाता है। उसके सामने रेड लोटस फायर प्रकट होता है। उसे एहसास होता है कि उसकी पावर अब 3rd स्टेज तक पहुंच चुकी है। रेड लोटस फायर में एक नई एबिलिटी भी जाग चुकी है। वो समझ जाता है कि टर्टल स्पिरिट को ग्रेट मॉर्टल प्रिजन में शामिल करने की वजह से ही ये लेवल आया है। वो गॉड से लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी पीछे से शोर सुनाई देता है। कुछ लोग दौड़ते हुए आते हैं, चिल्लाते हैं कि ये प्राइवेट एरिया है। एक आदमी अपने बॉस को बताता है कि लिफ्ट और दरवाजे सब लॉक हैं, वो छत तक आ ही नहीं सकता। बॉस उसे थप्पड़ मार देता है और बहाना बताकर चुप करा देता है। सब शियान की तरफ बढ़ते हैं लेकिन वो बस लाल आसमान की तरफ देख रहा होता है। अचानक गॉड उतरता है। सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। तभी एक 6 पैरों वाला भयानक डेमन प्रकट होता है। बुल डेमन, सोल्जर रैंक का। लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। बॉस अपने आदमियों से बचाने को कहता है लेकिन सब जान बचाकर भागते हैं। डेमन उन्हें एक एक करके मार देता है। आखिर में वो शियान के सामने रुकता है। अपना भारी पैर उस पर रख देता है लेकिन वो उसे कुचल नहीं पाता। शियान शांति से बोलता है कि वो उसे अपनी नई पावर टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करेगा। दूर खड़े लोग देख रहे होते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि एक इंसान इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। डेमन दहाड़ता है कि वो उसे मार देगा। शियान तलवार लेकर पूरी स्पीड से उस पर झपटता है। तंज कसता है कि पहले टांग काटे या हाथ। कुछ ही बारों में वो डेमन का हाथ और पैर काट देता है। डेमन गुस्से से चिल्लाता है। शियान बोलता है कि शांत रहो, अभी और अंग बचे हैं। वो एक एक करके उसके सारे अंग काट देता है। शियान महसूस करता है कि ये डेमन काफी वीक है, लेकिन ये एक्सपीरियंस उसे बड़े मॉन्स्टर्स के लिए रेडी कर देता है। वो डेमन से सरेंडर करने और स्पिरिचुअल एनर्जी देने को कहता है। डेमन पहले मना करता है, डर से कांप जाता है और तुरंत सरेंडर कर देता है। शियान की पावर 5% बढ़ जाती है। अब उसका फायर कंट्रोल और ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है। घड़ी 7 बजा चुकी होती है। उसे पता है कि अब और देर नहीं कर सकता। बचे हुए लोग उससे पूछते हैं कि हो क्या रहा है। वो बस इतना कहता है, खुद को बचाओ, अपोकैलिप्स आ चुका है। इतना कहकर वो बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। पीछे लोग चिल्लाते रहते हैं। कुछ ही देर में एक आदमी अजीब हरकत करने लगता है। डेमन की लाश नीली पड़ चुकी होती है। वो आदमी ज़ॉम्बी बनकर दूसरों पर टूट पड़ता है। पूरा शहर चीखों से गूंज उठता है। सीन कट होता है सोंग फैमिली विलेज में। सब लोग अंडरग्राउंड शेल्टर में छुपे होते हैं। एक आदमी सोंग सियन को बताता है कि किसी को बुखार हो गया है। वो इग्नोर करता है। फिर बताया जाता है वो शूजुन है। सोंग सियन दौड़ पड़ता है। शूजुन दर्द में तड़प रहा होता है। पिता से बचाने की गुहार लगाता है। पिल्स लाए जाते हैं। वो निगलते ही ठीक हो जाता है। सोंग सियन समझ जाता है कि ये दवाइयां कितनी पावरफुल हैं। वो चिल्लाकर और पिल्स लाने का आदेश देता है। बताया जाता है कि ये आम बुखार की दवा समझकर किसी ने स्टॉक नहीं किया था। वो हुक्म देता है, चोरी करनी पड़े या मारना, पिल्स चाहिए। उसे पता है कि शियान के पास बहुत स्टॉक है लेकिन वो सोचता है कि उससे लड़ेंगे कैसे। तभी शुजुन का दरवाजा टूटता है। वो एनर्जी से भरा बाहर निकलता है। स्पष्ट है वो स्किल यूजर बन चुका है। सोंग सियन बाकी लोगों को भी पिल्स देने का आदेश देता है। वो एक स्किल यूजर आर्मी बनाना चाहता है और शियान से बदला लेना चाहता है। सीन वापस उसी लड़की पर आता है जिसका नाम बाई है। वो काफी समय से पिल्स ले रही होती है। अचानक उसके दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। दरवाजे के बाहर जो
मदद की गुहार लगा रहा होता है। वो और कोई नहीं बल्कि जेनर होती है। चारों तरफ ज़ॉम्बी फैल चुके होते हैं और लोकल इलाके के लोग एक एक करके गिर रहे होते हैं। बाई घबराकर मॉन्स्टर्स के बारे में पूछती है और दरवाजे की चेन खोलने की कोशिश करती है, लेकिन मेटल फंस चुका होता है। ये साफ इशारा होता है कि वो बहुत करीब आ चुके हैं। काफी जोर लगाने के बाद बाई किसी तरह दरवाजा खोल पाती है, लेकिन सामने का सीन उसे सन्न कर देता है। शेर पहले से ही घायल होती है। बाई घबराकर पूछती है कि क्या उसे चोट लगी है, और जैसे ही उसे यकीन हो जाता है कि सच में लगी है, शेर का रवैया पूरी तरह बदल जाता है। वो बाई को धमकाने लगती है, चिल्लाकर क्लीनजिंग पिल्स मांगती है, बोलती है कि यही एक चीज है जो उसे जॉम्बी बनने से बचा सकती है। उधर जॉम्बी दरवाजे पर पंजे मार रहे होते हैं। अचानक शेर धोखा देती है। वो बाई को जोर से धक्का देकर सीधे कॉरिडोर में फेंक देती है, ठीक ज़ॉम्बियों के सामने। बाई चीखते हुए दरवाजा खोलने की भीख मांगती है, लेकिन शेर टस से मस नहीं होती। यही खुलासा होता है कि शेर बाई की सगी बहन नहीं है। फिर भी बाई ने हमेशा उसे अपने खून जैसा ही माना था, लेकिन शेर के दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। बाई को ज़ॉम्बियों के हवाले छोड़कर शेर अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह क्लींजिंग पिल्स ढूंढने लगती है। उसे एक पिल बॉक्स मिलता है, लेकिन वो पूरी तरह खाली होता है। वो पूरा घर उलट पुलट कर देती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। उसके हाथ नीले पड़ने लगते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका होता है। तभी बैकग्राउंड में एक गाना बजता है, वी डोंट टॉक एनी मोर। ये वही रिंगटोन होती है जो शेर ने बाई शिन के लिए सेट की थी। वो वीडियो कॉल उठाती है और स्क्रीन पर बाई को जिंदा देखकर शॉक्ड रह जाती है। जेनर समझ ही नहीं पाती कि बाई जिंदा कैसे है। वो घबराकर जिंदगी की भीख मांगने लगती है। कहती है कि वो बस एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई थी, अब भी अपनी बहन की परवाह करती है। बाई ठंडे लहजे में बोलती है कि ये ड्रामा बंद करे, वो अब दोबारा इस तरह की एक्टिंग में नहीं फंसेगी। वो मानती है कि पहले उसे लगता था शेर बस नासमझ है, ठीक परवरिश नहीं मिली, इसलिए उसने हमेशा उसकी मदद की, लेकिन अब उसे समझ आ गया है उसकी दया का बदला यही था। बाई बेहद निराश होकर शेर की गिड़गिड़ाहट इग्नोर कर देती है। ठंडे दिल से बोलती है, नर्क में जाओ और अपने गुनाहों का पछतावा करो। जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ता है, शेर डर के मारे रोती गिड़गिड़ाती रहती है। सीन शिफ्ट होता है। बाई दीवार से लगी खड़ी होती है। अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर झपटता है, लेकिन वो एकदम गायब हो जाती है। यही पहले भी हुआ था, जब शेर ने उसे बाहर धक्का दिया था, और ज़ॉम्बी उसे देख या सूंघ क्यों नहीं पा रहे। वो यही सोच रही होती है कि अचानक कोई उसका नाम पुकारता है। ये उसके पड़ोसी होते हैं जो अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए। वो बताते हैं कि रेजिडेंट ग्रुप चैट में इमरजेंसी मैसेज आ रहे हैं। जब बाई मैसेज पढ़ती हैं तो उसकी रूह कांप जाती है। बिल्डिंग के ज्यादातर लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और किसी भी तरह की मदद आने वाली नहीं है। सब मिलकर सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। उनमें से एक आदमी रोने लगता है, अपने माता पिता से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता है। तभी बाई चिल्लाकर सबको चेतावनी देती है। पीछे से ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं। सब सिक्योरिटी ऑफिस को चिल्लाकर गेट खोलने को कहते हैं, लेकिन खतराबाज आ चुका होता है। बाई एक आदमी को बोलती है कि सिक्योरिटी रूम से इलेक्ट्रिक बैटन ले आओ। वो कई ज़ॉम्बियों को मार देता है, लेकिन तभी हर तरफ से एक विशाल भीड़ उमड़ पड़ती है। चारों तरफ से घिर चुके होते हैं। सबको लगने लगता है कि अब अंत आ गया। तभी आसमान से एक नया डर उतरता है, एक विशाल मकड़ी जैसा मॉन्स्टर। लेकिन वो उन्हें तुरंत नहीं खाता, बल्कि मोटे जाले से सबको बांध लेता है, जैसे उसने उन्हें अपना इलाका घोषित कर दिया हो। जाल में फंसी बाई सोचती है, आखिर दुनिया को हो क्या रहा है और ऐसे कितने और मॉन्स्टर आने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है शियान पर। वो इंसानियत को बचाने के लिए ज़ॉम्बियों से लड़ रहा होता है। कुछ लोग दूर से वीडियो बना रहे होते हैं। बाद में वो लोग पास आकर पूछते हैं कि वो अकेले इतना सब कैसे कर रहा है। एक आदमी बताता है कि वो लाइव स्ट्रीम कर रहा है। 10,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। शियान एक दुकान में घुसता है, लेकिन वहाँ के सर्वाइवर्स ज्यादातर सामान पहले ही उठा चुके होते हैं। फिर भी अपनी एबिलिटी से वो ज्यादातर स्टॉक खुद ले लेता है। उन्हें बस कुछ इंस्टेंट नूडल्स छोड़ देता है। शुरू में लोग खुश होते हैं, उसे अपनी जान बचाने वाला मानते हैं। कुछ तो अपना बचा हुआ खाना भी उसे देने लगते हैं। दूसरे बोलते हैं कि उसके पास पावर है तो उसकी जिम्मेदारी है सबको बचाना। इसी बहस के बीच हथियारबंद लोग पीछे से आ जाते हैं। ये शू जुन और उसके लोग होते हैं। वो लाइव स्ट्रीम वाले लड़के के बारे में पूछते हैं। सीन कट होता है। शुजुन के आदमी बाकी सर्वाइवर्स को बेरहमी से पीट रहे होते हैं। लोग रो रो कर कहते हैं कि उन्होंने सब बता दिया है। तभी शुजुन एक कटा हुआ ज़ॉम्बी का चेहरा उठाकर लाता है। वो एक आदमी को दिखाता है और बोलता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। वो ज़ॉम्बी से उस आदमी को जबरदस्ती खिलवाता है। फिर अचानक ज़ॉम्बी का सिर काट देता है। उसके अंदर एक क्रिस्टल निकलता है। यही खुलासा होता है, जब ज़ॉम्बी इंसान को खाता है तो उसके सिर में ये क्रिस्टल बनता है और ये क्रिस्टल सुपरनैचुरल पावर बढ़ाते हैं। शू जुन समझ जाता है कि अब उसके पास पावर बनाने का तरीका है। वो मानता है कि इन क्रिस्टल से वो शियान को हरा सकता है, लेकिन उसका पहला टारगेट अब भी वही है, शियान को मारना और उसकी पिल्स छीनना। रास्ते में हर ज़ॉम्बी को मारकर क्रिस्टल इकट्ठा करेंगे। जब उसके आदमी बाकी सर्वाइवर्स को मार रहे होते हैं, लोग चिल्लाते हैं कि ये सब शियान की गलती है। कहते हैं कि अगर वो उन्हें साथ ले जाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उधर एक और गॉड धरती पर उतरता है। शियान उस तरफ बढ़ता है।
शू जुन भी वही दिशा पकड़ लेता है। सीन वापस अपार्टमेंट पर आता है। बाई और बाकी लोग जाल से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाई दोबारा इनविजिबल होने की कोशिश करती है, लेकिन एनर्जी नहीं बची होती। उसे एहसास होता है कि ये पावर उसे क्लींजिंग पिल्स से मिली थी। आखिरी उम्मीद के तौर पर वो पिल्स खाती है और सफलतापूर्वक इनविजिबल हो जाती है। जैसे ही मकड़ी प्रेग्नेंट औरत पर हमला करने वाली होती है, हवा में बदलाव महसूस कर रुक जाती है। उसी पर शियान वहां पहुंचता है और औरत को बचा लेता है। वो तुरंत मॉन्स्टर से भिड़ जाता है। लड़ते हुए उसे पता चलता है कि ये मकड़ी फायर रेजिस्टेंट है। मकड़ी खतरा भांपकर अपने बच्चों को बुलाती है। हजारों छोटी मकड़ियां निकल आती हैं। दूसरी तरफ शूजुन अपने लोगों के साथ आगे बढ़ता रहता है और ढेर सारे पावर क्रिस्टल जमा करता जाता है। वो जालों का विशाल नेटवर्क देखता है। एक आदमी जले हुए छेद की तरफ इशारा करता है। सब समझ जाते हैं ये शियान का काम है। वो अंदर घुसते हैं। पूरा इलाका मकड़ियों से भरा होता है। एक बड़ी मकड़ी में उन्हें अनोखी ईगल आई दिखती है। शूजुन मौका देखकर उस पर झपटता है, आंख नोच लेता है, मकड़ी को फाड़ देता है और उसके अंदर से निकले लिक्विड को चाटता है। उसे उसमें शुद्ध क्रिस्टल एनर्जी मिलती है। वो तुरंत अपने आदमियों को भी मकड़ियां मारने का आदेश देता है। वो दूर से शियान को विशाल मकड़ी से लड़ते हुए देखता है। शूजुन बोलता है कि पहले छोटे बच्चों को मारकर एनर्जी बढ़ाओ। वो प्लान करता है कि दोनों थक जाएं, फिर वो दोनों का शिकार करेगा। शियान लड़ते हुए देखता है कि शूजुन बच्चों को मार रहा है। वो सोचता है क्या वो सच में स्किल यूजर बन चुका है। शूजुन और उसके आदमी मकड़ी के लिक्विड के आदी हो जाते हैं। शियान सोचता है कि इनकी भूख ज़ॉम्बियों से भी ज्यादा है। आखिरकार माँ मकड़ी को एहसास हो जाता है कि उसके बच्चे मारे जा रहे हैं। वो गुस्से में शूजुन की तरफ मुड़ जाती है। हवा में उड़ते हुए शियान तंज कसता है, पहले से माफी मांगो। मकड़ियों का झुंड हथियारबंद आदमियों पर टूट पड़ता है। शियान ऊपर से पूरा तमाशा देखता है। शूजुन गुस्से में चिल्लाता है, कहता है कि अब उसके पास भी पावर है और वो शियान को मारेगा। शियान को उससे बात करने में हल्का इंटरेस्ट आता है, लेकिन पहले मकड़ी से निपटना जरूरी होता है। उसका ये इग्नोर करना शूजुन को पागल कर देता है। वो अपने आदमियों को शियान को मारने का आदेश देता है, लेकिन जवाब मिलता है गोलियां खत्म हो चुकी हैं। शूजुन बिना रुके मकड़ियां खाता रहता है और ज्यादा शिकार का हुक्म देता है। वो आज ही शियान को मारने का फैसला कर चुका होता है। अपने आप को ताकतवर बनता देख शुन के आदमी उसके आदेश मानते हुए हार्वेस्ट जारी रखते हैं। उधर बैटलफील्ड के दूसरी तरफ हमारा बंदा शियान मदर स्पाइडर के मोटे सख्त शेल को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। मॉन्स्टर तुरंत रिएक्ट करता है। वो चारों तरफ से जाला फैला देता है और शियान को पूरी तरह जकड़ लेता है, उसे कुचल देने के इरादे से। लेकिन जाले में फंसने के बाद भी हमारा एमसी झुकता नहीं है। वो बेखौफ होकर मॉन्स्टर को चैलेंज करता है और अगले ही पल अपने नंगे हाथों से जाले को फाड़ते हुए बाहर निकल आता है। शियान ठंडे लहजे में बोलता है कि स्वर्ग के दरवाजे भले हों, वो वहां कभी नहीं जाएगा, लेकिन बिना दरवाजे वाला नरक वो खुद रास्ता बनाकर घुस जाएगा। उसे एहसास होता है कि वो खुद मॉन्स्टर के ट्रैप में फंस चुका है, लेकिन लगातार मूव्स और कातिलाना मैन्यूवर्स के बाद आखिरकार उसे समझ आता है स्पिरिचुअल कोर उसकी पीठ के पीछे है। भारी जद्दोजहद के बाद शियान आखिर उस एनर्जी सोर्स को पकड़ लेता है। जैसे ही वो स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब करता है, उसकी कल्टिवेशन सीधे चौथे स्टेज में पहुंच जाती है। उसी पल वो एक नई एबिलिटी अनलॉक करता है, पेनिट्रेट फायर विजन। अब वो गॉड्स और डेमन्स की स्पिरिचुअल एनर्जी उनकी यूनिक सिग्नेचर से आसानी से पहचान सकता है। पीछे सर्वाइवर्स की तरफ देखते हुए उसकी नज़र बाई पर पड़ती है। वो उसे पहचान लेता है, शियून की टीचर। शियान नोट करता है और सोचता है क्या उसकी एबिलिटी सच में इनविजिबिलिटी है। सीन शिफ्ट होता है शुन पर। वो अब सेकंड स्टेज तक पहुंच चुका होता है, खुद को बेहद पावरफुल महसूस कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि कुल 9 स्टेज होते हैं और उसके दिमाग में एक पागलपन भरा ख्याल आता है कि 9वें स्टेज पर पहुंचते ही वो डेमन बन जाएगा। नई मिली कॉन्फिडेंस के साथ वो शियान की तरफ दौड़ पड़ता है। उसे पूरा यकीन होता है कि अब वो उसे मार सकता है, लेकिन शियान का सिर्फ एक पंच और शुन हवा में उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। शुन सन्न रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि सेकेंड स्टेज पर पहुंचकर भी वो इतना कमजोर कैसे हो सकता है। शियान उसे साफ साफ बता देता है कि अगर उसके पिता का पैसा ना होता तो वो इस लेवल तक भी कभी नहीं पहुंचता। वो चेतावनी देता है कि म्यूटेटेड क्रिएचर्स के कोर ताकत तो बढ़ाते हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स बेहद खतरनाक होते हैं। शुन सुनने से इनकार कर देता है, बोलता है कि शियान उससे झूठ बोल रहा है। वो घमंड में कहता है कि वो डिवाइन पाथ पर चल रहा है। क्या यही असली डिवाइन पाथ है? लेकिन अगले ही पल वो इसे शियान का एक और खेल मानकर इग्नोर कर लेता है। वो फिर से डींगे हाँकता है, कहता है कि वो शियान से ज्यादा स्ट्रांग है और वही इस फाइट का एंड करेगा। जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है, उसे एहसास होता है कि कुछ उसकी टांगें पकड़ रहा है। जमीन के नीचे से जॉम्बी स्पिरिट्स निकल आते हैं। वो उसे खींचने लगते हैं और चिल्लाते हैं कि वो भी उनके साथ जुड़े। शुन का शरीर बदलने लगता है। वो सचमुच एक मॉन्स्टर बन रहा होता है। शियान समझाता है कि ये सब इतने ज्यादा कत्लेआम और खपत का डायरेक्ट साइड इफेक्ट है।
इस प्रोसेस को जॉम्बिफिकेशन कहते हैं और शुन की किस्मत अब एक असली जॉम्बी बनना है। शुन को साइंस समझ नहीं आती, लेकिन वो फिर भी गिड़गिड़ाने लगता है। शियान उसे बताता है कि क्लींजिंग पिल्स ही इसका इकलौता इलाज है। शुन का शरीर इतनी ज्यादा जॉम्बी एसेंस पचा ही नहीं सकता। जिंदा रहने के लिए उसे कई पिल्स खानी पड़ेंगी। शुन रोते हुए भीख मांगता है, कहता है कि वो हमेशा के लिए उसका स्लेव बन जाएगा। लेकिन जवाब में शियान उसे जोरदार किक मारता है। वो साफ बोल देता है उसने जो कुछ उसके और उसकी बहन के साथ किया है, उसके बाद माफी नामुमकिन है। शियान पिल्स का एक बॉक्स निकालता है, शुन को दिखाता है, बोलता है कि उसके पास इनकी टनों भरमार है। अगर सोम फैमिली ने इन्हें पहले हासिल किया होता तो बिना किसी साइड इफेक्ट के ताकत पा सकते थे, लेकिन अफसोस अब उन्हें ये कभी नहीं मिलेंगी। शियान पीछे मुड़कर चल देता है, बोलता है कि यही शुन की डेस्टिनी है। लेकिन तभी शुन अजीब अननेचुरल स्पीड से पीछे से हमला करता है। वो शियान तक पहुंच पाता उससे पहले ही बाई बीच में कूद जाती है। वो नुकीला हथियार शुन के सिर के पीछे घोंप देती है, इतना गहरा कि वो मुंह से बाहर निकल आता है। बाई बोलती है कि उसने उनकी बातचीत सुन ली थी और सोचा कि शायद शियान अपने पुराने दोस्त को खुद नहीं मारना चाहता होगा। उसे अपनी बहन शेर याद आती है और वो गद्दारी जो उसने झेली थी। वो शियान को पिल्स की सलाह देने के लिए धन्यवाद देती है। हालांकि वो बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से अब भी डरी हुई होती है। बाई शुन के सिर को काटना शुरू करती है, क्योंकि ऐसे क्रिएचर्स को मारने से एनर्जी क्रिस्टल मिलते हैं। वो क्रिस्टल शियान को देना चाहती है, लेकिन शियान मना कर देता है। वो बोलता है जिसने किल लिया रिवॉर्ड उसी का है। जैसे ही बाय एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, उसे अपनी ताकत वापस आती महसूस होती है। शियान उसे चेतावनी देता है कि एनर्जी हमेशा लिमिट में लेना, ज्यादा ली तो शुन की तरह मॉन्स्टर बन जाओगी। वो समझाता है कि उसकी एबिलिटी का नाम डिसअपियरेंस है। अगर वो इसे समझदारी से इस्तेमाल करे तो मरने का रिस्क काफी कम रहेगा। वो ऑफर देती है कि वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकती है या फिर बेट बन सकती है, ताकि हंट आसान हो जाए। शियान पहले हिचकिचाता है, लेकिन बाई भरोसा दिलाती है कि वो अपनी काबिलियत साबित कर सकती है। जब शियान पूछता है कि बदले में क्या चाहिए, तो वो कहती है कि वो खुद को इतना स्ट्रांग बनाना चाहती है कि अकेले जिंदा रह सके। उसकी हिम्मत टेस्ट करने के लिए शियान उसे आदेश देता है चुनवा हॉस्पिटल जाने का और वहां छुपे सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करने का। जाते जाते वो चेतावनी देता है, अंदर के क्रिएचर्स उसी स्पाइडर डेमन जैसे हैं जिसे उसने अभी देखा है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां से निकल जाती है, बोलती है कि वो ये काम संभाल लेगी। शियान चुपचाप उसकी बॉडी पर पेनिट्रेटिंग फायर का एक हल्का सा निशान छोड़ देता है, ताकि वो उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके और खुद अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मॉन्स्टर हंट पर निकल पड़ता है। सीन कट होता है सेयन के घर पर। उसके अधीनस्थ आकर रिपोर्ट देते हैं कि शूजुन मर चुका है और ये भी बताते हैं कि शियान ने उसे कितनी भयानक ताकत से मारा। ये सुनते ही सेयन आग बबूला हो जाता है। तभी एक आदमी खबर देता है कि उन्होंने शियान की बहन की लोकेशन ढूंढ ली है। ये सुनते ही सेयन तुरंत ऑर्डर देता है, उसे अभी पकड़ो। वो बदला लेना चाहता है, पिल्स का पूरा स्टॉक भी चाहिए। वो अपने बचे हुए लोगों को इकट्ठा करता है और शियून को पकड़ने निकल पड़ता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि लड़की अकेली है, आसान टारगेट। उधर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में शियून और नान नान न्यूज़ देख रहे होते हैं। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर झपटता है। टीवी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। शियून और मास्टर टर्टल खिड़की के बाहर झांकते हैं। लाल चांद डरावनी तरह से चमक रहा होता है। शियून को चिंता होती है, क्या भाई ठीक है? नान नान उसे भरोसा दिलाती है कि शियान बहुत ताकतवर है, उसे कुछ नहीं होगा। शियून पूछती है कि उसे कौन सी एबिलिटी सीखनी चाहिए। तभी एक प्राचीन टर्टल स्पिरिट प्रकट होता है, 3 ताबीज लेकर। थोड़ी देर सोचने के बाद शियून एक खास ताबीज की तरफ हाथ बढ़ाती है, आर्ट ऑफ चियांग। नान नान उसकी तारीफ करती है, कहती है कि उसकी दयालुता और करुणा की वजह से ये एबिलिटी उसे बहुत सूट करेगी। शियून एकदम नई प्राचीन ताकतों की दुनिया में डूब जाती है। मास्टर टर्टल उसे चेतावनी देती है, दिमाग शांत रखो, ताकत धीरे धीरे एब्जॉर्ब करो, लालच मत करना। शियून थोड़ी घबराई हुई होती है, फिर भी वो स्पिरिट से बात करने लगती है। उसे अंकल टॉर्टगो कहकर बुलाती है। मास्टर टर्टल समझाती है कि हैंग ताबीज कैसे काम करता है। वो सोचती है, पहली बार में ये लड़की कितना एब्जॉर्ब कर पाएगी। नान नान को किसी के पास आने का एहसास होता है। वो सोंग दियन और उसका कबीला होता है। सीन शिफ्ट होता है दुश्मन की तरफ। सेयन अपने लोगों को आदेश देता है, अपने 3 सबसे ताकतवर स्किल यूजर्स को आगे भेजता है, ब्लेड, ईगल आई, वाइल्ड लाइटनिंग। बाकी सबको फ्रंटल अटैक का हुक्म देता है। सेयन को लगता है कि 3 स्किल यूजर और भारी हथियारों के साथ एक कमजोर लड़की को पकड़ना बच्चों का खेल है। मरीन शार्क्स नाम की टीम दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो धक्का देते हैं, मैजिक बैरियर उन्हें जोर से उछाल देता है। सब दूर जा गिरते हैं। दूसरी टीम मजाक उड़ाते हुए आगे आती है, लेकिन वही हाल। मैजिक इतना जोरदार होता है कि कई लोगों की हड्डियां टूट जाती है,
लीडर चिल्लाता है, खिड़कियां तोड़ो, और अगर ये भी काम न करे तो बम इस्तेमाल करो। वो ऐसा बम निकालते हैं जो बैंक वॉल्ट तक तोड़ सकता है। एक आदमी चेतावनी देता है कि पूरी बिल्डिंग गिर सकती है और अंदर लड़की मर जाएगी, लेकिन लीडर ठंडे दिल से बोलता है यही उसकी किस्मत है। बम फटता है, लेकिन बिल्डिंग पर एक खरोच तक नहीं आती। अब सबको वो चमकता हुआ सेफ्टी बैरियर साफ दिखने लगता है। तीनों स्किल यूजर आगे आते हैं, बोलते हैं अब हम संभालेंगे। तीनों अपनी ताकतें मिलाकर अटैक करते हैं और आखिरकार बैरियर टूट जाता है। वाइल्ड लाइटनिंग अकेला अंदर जाता है, बाकी दो बाहर रुकते हैं क्योंकि वो सबसे ताकतवर है। कुछ सेकंड बाद पूरी बिल्डिंग से तेज रोशनी फूटती है। सब मान लेते हैं कि वाइल्ड लाइटनिंग कामयाब हो गया, लेकिन फिर कुछ गड़बड़ लगती है। ब्लेड और ईगल आई अंदर जाते हैं। अंदर अंधेरा होता है। ईगल आई थर्मल विजन ऑन करता है। उसे ऊपर मूवमेंट दिखती है। वो तीर छोड़ने ही वाला होता है कि एक छोटी सी कछुआ उसकी नाक पर गिरती है। वो उसे हटा देता है, लेकिन जब दोबारा देखता है टारगेट गायब। नान नान भड़क जाती है, चिल्लाती है, मैं कोई मामूली कछुआ नहीं हूं, मैं एक देवी हूं। वो पानी पर कंट्रोल कर लेती है और जबरदस्त लहर से दोनों स्किल यूजर्स को बाहर फेंक देती है। फिर खुद बाहर आती है, वाइल्ड लाइटनिंग को घसीटते हुए। वो कहती है कि वो शांति पसंद करती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तभी एक स्किल यूजर सैनिकों को फायर का आदेश देता है। गोलियों की बारिश होती है, लेकिन नान नान को कुछ नहीं होता। वो गुस्से में बोलती है, मुझे आम समुद्री कछुआ कहना, यही सबसे बड़ा अपमान है। वो गोलियों की दिशा मोड़ देती है। सैनिक अपनी ही गोलियों से गिरने लगते हैं। ब्लेड और ईगल आई मिलकर उसे एक स्पेशल केज में कैद कर देते हैं। उन्हें लगता है काम हो गया, लेकिन तभी नान नान फिर से अपने विशाल असली रूप में फैलने लगती है। अब वो पूरी तरह क्रोधित होती है, पानी उठता है और भागते दुश्मनों को निगलने लगता है। ब्लेड और ईगल आई भी उसमें फंस जाते हैं। वो जिंदगी की भीख मांगते हैं, लेकिन नान नान ठंडी आवाज में बोलती है, जो एक देवता को नुकसान पहुंचाना चाहे उसे दया नहीं मिलती। उधर नान नान बाहर बिजी होती है और एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। सेयन नफरत और दुख से पागल होकर चुपचाप अंदर घुस जाता है। वो शियुन को खिड़की के पास खड़ा देखता है, आंखों से आंसू बहाते हुए चिल्लाता है, शुजुन मेरा इकलौता बेटा था। वो बंदूक तान देता है। गोली चलती है, लेकिन शियुन सुरक्षित रहती है। मास्टर टर्टल का बैरियर गोली रोक लेता है। नान नान सब महसूस करती है, लेकिन जानबूझकर दखल नहीं देती, क्योंकि इस नई दुनिया में शियुन को खुद लड़ना सीखना होगा। सेयन मौका देखकर हाई लेवल गन निकालता है, लगातार फायर करता है। बैरियर कांपने लगता है, दरारें पड़ जाती हैं। सेयन पागलपन में चिल्लाता है, मर जाओ। गन खाली होने पर वो चाकू निकालकर बैरियर पर टूट पड़ता है, पूरी तरह पागल। वो धमकी देता है कि शियान को उसकी लाश की फोटो भेजेगा। ये सुनते ही शियुन बदल जाती है। वो उठ खड़ी होती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखता है। वो समझ जाती है उसे यहाँ मरने का हक नहीं, वरना भाई टूट जाएगा। वो फैसला करती है सेयन को वही मारेगी। लड़ाई शुरू होती है। शियुन कहती है, आर्ट ऑफ चियांग सिर्फ जिंदगियां बचाने के लिए नहीं है, ये लेने के लिए भी है। कुछ ही सेकंड में सेयन समझ जाता है उसका अंत आ चुका है। मरते हुए वो श्राप देता है और गिर जाता है। उसकी आत्मा एक शक्तिशाली डेमीगॉड के सामने खड़ी होती है। डेमीगॉड सौदा ऑफर करता है। सेयन बदले की आग में खुद को सौंप देता है। डेमीगॉड असली दुनिया में प्रकट होता है और अगला शिकार चुनता है। इधर शियान लगातार मॉन्स्टर्स मार रहा होता है। उसे एहसास होता है ये डेमन्स मरने के बाद भी दुनिया को जहरीला बना रहे हैं। अगर ये चलता रहा धरती बंजर हो जाएगी। वो लाश को जला देता है और आगे बढ़ता है पेनिट्रेट फायर विजन से। वो अब हर मॉन्स्टर को साफ महसूस कर सकता है। वो एक जगह पहुंचता है जहां एक विशाल पेड़ के नीचे भीड़ जमा होती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है ये पेड़ ही असली डेमन है। ज़ॉम्बी उसके पास नहीं जाते, इसलिए लोग इसे सेफ जोन मान रहे हैं। लेकिन शियान को कुछ गड़बड़ लगती है। लोगों के चेहरे खाली हैं, जैसे किसी कंट्रोल में हो। तभी एक आदमी आगे बढ़ता है और भीड़ को संबोधित करने लगता है।